CMA final SCM students, now we are going to start model question paper objective questions with you. These are question papers released by ICMI every attempt. If you will go on ICMI website, you can find out model question papers. There are a lot of model question papers which are given every term. Sometimes 2 sets are given, sometimes 1 set is given. तो उसमें जो भी MCQs अभी तक आए हैं अब अपने उसको सॉल्व करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मॉडल क्वेश्चन पेपर ICMI का कॉपी पेस्ट होता है इसलिए अपने को नहीं करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। कभी ना कभी कुछ ना कुछ एक आध नया आ जाता है और वो एक आध नया एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो जाता है, इसलिए उसको अपने से करना जरूरी है। जो सेम मिल गया उसको आप दोबारा करेंगे तो इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर थिंग्स इन मोर बेटर वे। आप अब जब मेरे साथ MQP करोगे, इसका ऑब्जेक्टिव करोगे तो आप देखोगे बहुत सारा रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है मतलब इग्नोर नहीं करना, रिपीट हो रहा है मतलब उसको एक बार और पढ़ लेना है, जिससे कि वो रिवीजन हो गया, जिससे कि प्रैक्टिस हो गया, जिससे कि वो मेमोरी में जाके सबकॉन्शियस में बैठ गया। एग्जाम में अगर उसमें से कुछ आ गया तो आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी याद होगा। और इसको करते करते कुछ ना कुछ हर एक पेपर में एक दो नया आ जाएगा, या फिर ऐसा कुछ आ जाएगा जो भले ही रिपीट है बट आपको याद नहीं है, तो आपको रिवीजन करने का मौका मिलेगा। जो भी MCQ आपको पढ़ते पढ़ते नया लगे उसको सर्कल कर लेना है, उसका एक लिस्ट बनाना है, उसको अभी सेशन खत्म होने के बाद वापस करना है, और उसके साथ साथ अपने डे बिफोर एग्जाम भी उसको करना जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपका अप्रोच जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप अपने से करके मेरे से टैली करें, ये अप्रोच होना चाहिए। अगर आप मेरे साथ वीडियो चलाकर सामने सामने प्रैक्टिस करना चाहते हैं कॉन्करेंटली तो वो भी चलेगा। तो आपको ऐसा अज्यूम करना है कि आपका कंपटीशन वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ एग्जाम से हो रहा है, जिसको सब याद है, सब आता है और वो खटाखट करते जा रहा है, और आप हो सकता है मेरे से पीछे चल रहे हो। तो आपको ये नहीं सोचना है कि सर आगे चल रहे इसलिए वीडियो बेकार है। आप मेरा स्पीड कम कर सकते हैं बाई स्पीड कंट्रोल बटन, या फिर आप मुझे टाइम टाइम पे पॉज भी कर सकते हैं, या फिर आप अपनी स्पीड बढ़ाने का क्यों नहीं सोचते हो कि सर की स्पीड से हम भी करने का कोशिश करें तो मेरा भी तो टाइम बच जाएगा। तो दैट इज हाउ यू शुड अप्रोच, एंड without any further delay just go into the description, download all the links download all the this notes which we will be using here. If you have our MCQ bank you can use it, or you can also download from your ICMI website all the relevant papers which we will be discussing now. ठीक है, तो चलिए आइए बिगिन करते हैं। चलिए लेट्स बिगिन विथ सॉल्विंग ऑफ आवर क्वेश्चंस फ्रॉम मॉक टेस्ट पेपर्स, दैट इज मॉडल क्वेश्चन पेपर्स जो इंस्टीट्यूट रिलीज करते रहता है। ठीक है, तो मॉडल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस अगेन जरूरी नहीं है सारे के सारे यूनिक होंगे, मैक्सिमम रिपीट मिलेंगे आपको अगर आपने ऊपर से सारा करते हुए आया है। ऊपर से मतलब ये सारा ऊपर का जो क्वेश्चन है ICMI का, मैट का, MCQ बैंक का, बिट क्वेश्चंस का, वो सब आपने करा है, तो ये सारा का सारा आपको काफ़ी रिपीट मिलेगा, 90% रिपीट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द कॉस्ट इनकर टू इंश्योर दैट फेलियर्स डू नॉट हैपन इज नोन एज प्रिवेंटिव कॉस्ट। बिना ऑप्शन देखे हम बता सकते हैं, तो प्रिवेंशन कॉस्ट। ये प्रोवाइड ए जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। अब ये कॉन्सेप्ट हट गया है। पहले क्या होता था, MCQ जो आता था उसमें एक लाइन का रीज़न भी लिखना पड़ता था, तो अब ये कॉन्सेप्ट हट गया है, तो जस्टिफिकेशन और रीज़न से आपको कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी पैरामीटर फॉर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस एंड व्हाई। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी पैरामीटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का। कंसिस्टेंसी होना चाहिए, फ्रेंडलीनेस होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी इज कनेक्टेड विथ गुड्स नॉट विथ सर्विस, क्योंकि सर्विस तो ऐसे ही पेरिशेबल होता है, और प्रॉम्प्टनेस होना चाहिए, हाँ फास्ट सर्विस होना चाहिए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड डिविएशन डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी एंड वाई। वाई को तो हटाओ, बट आप आगे देखो, नॉट अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी। कॉन्फर्मेशन टू स्पेसिफिकेशन अगर आपको याद हो, क्वालिटी का वो डेफिनेशन था। फिटनेस फॉर यूज भी था, साइकोलॉजिकल क्राइटेरिया भी था कि परसेप्शन कैसा बन रहा है प्रोडक्ट के बारे में। फिजियोलॉजिकल क्राइटेरिया is different. So physiological is about
हाउ आवर बॉडी इज फंक्शनिंग, तो उससे क्वालिटी का कोई लेना देना नहीं है। हम लोग परसेप्शन पे खेल सकते हैं विच इज साइकोलॉजिकल, फिटनेस फॉर यूज एंड कंफर्मेशन पे खेल सकते हैं। तो नॉट अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन में फिजियोलॉजिकल आएगा। फिर प्रिवेंशन कॉस्ट आर ऑल कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग पुअर क्वालिटी फ्रॉम ऑकरिंग, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रिवेंशन कॉस्ट। The cost of creating and maintaining quality circles. Quality circle is basically for discussion on issues related to quality. Cost related to statistical process control activities. इससे हम लोग को डिविएशन पता चल जाता है प्रोसेस में, तो हम पहले से एक्शन ले सकते हैं कि कहाँ पर गड़बड़ ज़्यादा होने का संभावना है। फिर कॉस्ट रिलेटेड टू सिस्टम डेवलपमेंट फॉर प्रिवेंशन, तो फॉर प्रिवेंशन ही लिखा है तो सिस्टम बना रहे हैं आप उसके लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। WIP testing and inspecting, it is basically a part of appraisal cost, not a part of prevention cost, इसलिए D number is correct. The best way to define the principles that guide lean accounting and form the foundation for all of accounting's work and interaction with the organization are, बोल रहे आप किस तरह से प्रिंसिपल्स डिफाइन करोगे लीन अकाउंटिंग का, प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। तो प्रिंसिपल्स ऑफ लीन अकाउंटिंग अगर आप पढ़े हैं तो आपको क्लिक करेगा, उसमें कस्टमर वैल्यू भी है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट भी है, रेस्पेक्ट फॉर पीपल भी है, तीनों मिलाकर ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है, जहां आपको लगे कि कुछ अलग आ गया, मेरे को लगता है ये अलग होगा आपके लिए, आप ठीक से पढ़ते नहीं है लीन अकाउंटिंग का प्रिंसिपल्स वगैरह का थ्योरी, तो आप इसको सर्कल कर लीजिए कि इसको दोबारा देखना है, हो सके तो लीन अकाउंटिंग का प्रिंसिपल्स को थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर लीजिए। A company is considering to accept a 1-year contract which will require 4 skilled employees. The 4 skilled employees could be recruited on a 1-year contract at a cost of rupees 40,000 per employee. The employees would be supervised by an existing manager who earns rupees 60,000 per annum. तो ये existing supervisor है इसलिए इसका cost irrelevant है, committed cost है। It is expected that supervision would take 10% of manager's time. इससे कोई मतलब नहीं, अगर contribution lost होता तो मतलब होता। Instead of recruiting new employees, the company could retrain some existing staff who currently earns 30,000 per year. तो existing staff है, फिर से cost committed है। The training would cost 15,000 in total, ये relevant है। But if those employees were used, they would need to be replaced at a total cost of 1,10,000. अगर उन्हीं एम्प्लॉय से काम कराएंगे तो वो जो काम करते थे वो काम को करने के लिए कौन आएगा, तो उसके लिए जो नए आदमी आएंगे उसका कॉस्ट है 1,00,000 रुपया। सो द रेलेवेंट लेबर कॉस्ट फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट इज द एडिशनल कॉस्ट दैट वी आर इनकरिंग बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच इज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट 1,00,000 एंड 15,000 फॉर ट्रेनिंग। सो आंसर इज 1,00,000 प्लस 15,000 दैट इज इक्वल टू 1,15,000। नेक्स्ट, अ फर्म हैज सम मटेरियल विच ओरिजिनली कॉस्ट 40,000, संक है, कोई मतलब नहीं है। It has a scrap value of 12,500, but if reworked at a cost of 7,500, it can be sold for 17,500. What would be the incremental effect of reworking and selling the material? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, incremental effect of reworking and selling the material, मतलब आपके पास मटेरियल है, उसका दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है रीवर्क कर लो, दूसरा ऑप्शन है स्क्रैप कर लो। स्क्रैप का इनकम होगा 12,500, अब रीवर्क करेंगे तो आपका कॉस्ट लगेगा 7,500 और उसके अगेंस्ट में रेवेन्यू आएगा 17,500। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऐसा आपने पहले करके आए हैं, उसमें पूछता था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा रीवर्किंग प्रपोजल का, तो आंसर आप बोलते थे 12,500 जो स्क्रैप से फोरगो हुआ, बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे नेट इंक्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ रीवर्किंग एंड सेलिंग पूछ रहा है। तो इसका नेट इंक्रीमेंटल इफेक्ट में देखो अभी ऑलरेडी आ रहा है 10,000, बट बिकॉज ऑफ दिस आई एम लूजिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारा आ रहा है 12,500, तो नेट में 2,500 का लॉस हो रहा है, एम आई राइट? तो 2,500 का नेट में लॉस हो रहा है, नेट इंक्रीमेंटल लॉस। तो आंसर यहाँ पे ABCD गलत टाइप हो गया है, आप ऐसे देखिए लॉस है कि प्रॉफिट है, तो आंसर इज लॉस ऑफ 2,500। ओके, नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ XYZ कंपनी इज सोल्ड एट अ फिक्स प्राइस ऑफ 1,500 per unit. As per company's estimate, 500 units of the product are expected to be sold in the coming year. If the value of investments of the company is 15 lakh and its target ROI is 15%,
what is the target cost? So what will be sales price, which is 1500? What will be the target profit, which is equal to 15 लाख का 15% divided by 500 यूनिट. 15 लाख का 15% by 500, it is coming 450. तो नेट आएगा 1050. दैट इज योर टारगेट कॉस्ट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया. पहले क्या था ना, जब जून 23 में बना था तो दे वेर आस्किंग 8 क्वेश्चंस, बाद में वो 15 क्वेश्चन पे चले गए. तो जून 23 सेट 2 में आता है. हर टर्म कई बार है ना, दो पेपर रिलीज करते हैं, दो पेपर रिलीज करते हैं हर टर्म. ये लोग मॉक टेस्ट पेपर का जो ICMI से ही आता है. तो इंस्टीट्यूट के साइट पे भी आपको मिल जाएगा, है ना. ये पहले तो क्या था, सब सॉल्यूशन सहित पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आता था, बट आजकल सब सिर्फ आंसर दे देते हैं, सॉल्यूशन वगैरह नहीं दे रहे, एक्सप्लेनेशन के साथ खाली आंसर दे रहे. तो एनीवे अभी जून वाला तो अपने कर ले पहले. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ब्लू ओशन स्ट्रेटजी. ये सब टाइप का क्वेश्चन क्या है ना, आप पूरा चारों ऑप्शन पढ़े बिना कंक्लूड नहीं कर सकते. क्रिएट अनकॉन्टेस्टेड मार्केट स्पेस. तो ब्लू ओशन में तो यही करते हैं कि अपने ऐसा मार्केट स्पेस बनाते हैं जहाँ पे कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं है. फिर मेक द कॉम्पिटिशन इररिलेवेंट. ब्लू ओशन में यही करते हैं. एक्सप्लॉइट एग्जिस्टिंग डिमांड, ये रेड ओशन में करते हैं. क्रिएट एंड कैप्चर न्यू डिमांड. क्रिएट एंड कैप्चर न्यू डिमांड ये ब्लू ओशन में करते हैं. तो इसका आंसर है एक्सप्लॉइट एग्जिस्टिंग डिमांड. ठीक है. वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ कॉस्ट कंट्रोल आर मेनली एज. फिर कॉस्ट कंट्रोल का एडवांटेज क्या नहीं है. अचीविंग द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बाय मैक्सिमाइजिंग और ऑप्टिमाइजिंग प्रॉफिट. तो ये कॉस्ट कंट्रोल का एडवांटेज है. इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज, ये भी एडवांटेज है. डिलीवरिंग द प्रोडक्ट और सर्विस टू द कस्टमर्स एट अ रीजनेबल प्राइस, ये भी एडवांटेज है. इट इज़ अ करेक्टिव फंक्शन, दस करेक्ट्स एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन. तो ये करेक्टिव फंक्शन नहीं है, एक्चुअली ये प्रिवेंटिव फंक्शन है. कॉस्ट कंट्रोल इज अ प्रिवेंटिव फंक्शन, गड़बड़ होने से पहले रोक लेता है वो. करेक्टिव फंक्शन इज कॉस्ट रिडक्शन. करेक्टिव इज कॉस्ट रिडक्शन. नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है. थर्ड नंबर, द रूल्स गवर्निंग द एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू एनालिसिस अप्रोच आर. अब ये सब रूल्स हम लोग पढ़े ही नहीं है, याद ही नहीं है अपने को. तो एक बार है ना वैल्यू एनालिसिस का जो चैप्टर है इंस्टीट्यूट मैट का वो खोल लेते हैं. ये देखिए ये चैप्टर है. वैल्यू एनालिसिस में 4 तरह के वैल्यूज़ हैं. यूज़, कॉस्ट, एक्सचेंज और एस्टीम. फिर वैल्यू इक्वेशन है, वैल्यू इक्वल टू परफॉर्मेंस प्लस कैपेबिलिटी बाय कॉस्ट, यानी फंक्शन बाय कॉस्ट. वैल्यू कैन बी इंक्रीज ईदर बाय इंक्रीजिंग कॉस्ट फंक्शन और रिड्यूसिंग द कॉस्ट और बाय डूइंग बोथ साइमल्टेनियसली. बाय इनहैंसिंग द फंक्शनल वर्थ. Any attempt to improve the value of product must consider 2 elements. एक use value बढ़ाओ and second element relates to the value of ownership which is esteem value. कॉस्ट वैल्यू में कुछ करना नहीं है बेसिकली. कॉस्ट तो लगी रहा है, जोड़ रहे हैं, बट आप हाँ अनवांटेड फंक्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं. यूज़ और एस्टीम को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. कॉस्ट में अनवांटेड एलिमेंट्स को एलिमिनेट करने से कॉस्ट कम हो जाएंगे. एक्सचेंज वैल्यू तो बस व्हाट इज़ द प्राइस कस्टमर इज़ विलिंग टू ऑफर. मतलब एक्चुअली एक्सचेंज वैल्यू पे काम नहीं होता है. काम जो होता है वो यूज़ वैल्यू पे होता है मेजरली. और सेकेंडली कुछ ब्रांड्स एस्टीम वैल्यू पे काम करते हैं, कुछ कंपनियां एस्टीम वैल्यू पे काम करती है, जैसे मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, ये सब एस्टीम वैल्यू का पे काम करती है.
So focus of value analysis approach is the management of functionality to yield value for customer. अगर आप कॉस्ट पे काम करेंगे तो then you must seek out that are unnecessary or items of the product that can provide no functional value to the customer, जो मैं अभी ऊपर में आपको बोला. The rules governing the application of value analysis approach are simple. No cost can be removed if it compromises the quality of the product or its reliability. Marketability or sellability is another issue that cannot be compromised. Any activity that reduces the maintainability of the product increases the cost of ownership to the customer and can lower the value attached to the product cannot be compromised. वो ऊपर में उसी तरह से बोल रहा है, तो ये मेरे को लगता है मिसिंग फ्रेज होगा, इसको भी आप उसी तरह से इंटरप्रेट करें. फिर फेजेस ऑफ वैल्यू एनालिसिस है ओरिजिनेशन, इंफॉर्मेशन, फंक्शनल एनालिसिस, इनोवेशन, इवैल्यूएशन, चॉइस, इम्प्लीमेंटेशन. टाइप्स ऑफ वैल्यू एनालिसिस है फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, फॉर न्यू प्रोडक्ट, फॉर प्रोडक्ट फैमिलीज, कॉम्परेटिव वैल्यू एनालिसिस. तो एक बार यहीं तक रुकते हैं और अब देखते हैं कि हम कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे. तो इसमें क्या बोल रहा है देखो, द रूल्स गवर्निंग द एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू एनालिसिस अप्रोच आर. भी पढ़ा था ना रूल्स, कहाँ पे पढ़ा था, ये रहा रूल्स. ये 3 रूल्स है. नो कॉस्ट कैन बी रिमूव्ड क्वालिटी पे, मार्केटेबिलिटी पे और मेंटेनेबिलिटी पे. तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, नो कॉस्ट कैन बी रिमूव इफ इट कॉम्प्रोमाइजेस द क्वालिटी. मार्केटेबिलिटी इज अनदर इशू दैट कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड. एनी एक्टिविटी दैट रिड्यूसेस द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज. वहाँ से कॉपी पेस्ट किया हुआ है. तो इसमें बोल रहा है रूल्स गवर्निंग द एप्लीकेशन, तो ये तीनों था ही, ऊपर में अभी पढ़े. यहाँ नन ऑफ द अबव क्यों दिया हुआ? मेरे हिसाब से ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए. ये मेरे हिसाब से नन ऑफ द अबव रॉन्ग ऑप्शन है. इसका ना रीज़न भी इंस्टीट्यूट के बच्चों ने अलग अलग तरीके से बना के दे दिया है. मेरे को बच्चे क्यों बोलना होता है, क्योंकि मेरे को लगता है क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट का ना बच्चे लोग बना देते होंगे, क्योंकि बहुत ऐसा ही आता है. इसीलिए मतलब इसीलिए हम लोग अपना मॉक टेस्ट संग्राम चालू किए इंस्टीट्यूट में, एसजेसी इंस्टीट्यूट में, कि भाई ढंग से मॉक टेस्ट तो करे कम से कम, और डीपर जाएं और डीपर जाएं और एक्यूरेट फीडबैक दे बच्चों को, क्वेश्चन सही हो, आंसर सही हो. बट ये चैलेंजिंग जॉब है, मैं इंस्टीट्यूट को ब्लेम नहीं कर रहा. चैलेंजिंग जॉब है इतना एक्यूरेसी मेंटेन करना, इतना सारा सब्जेक्ट्स, हर टर्म में इतना सारा वर्किंग करना. इट रियली टेक्स लॉट ऑफ टाइम. Which of the following is not a term normally used in value analysis and why? अब देखिए, अगर आपने अभी ऊपर में पढ़ा था तो वैल्यू एनालिसिस में चारों टर्म यूज होते हैं, एक्सचेंज वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू, यूज वैल्यू, एस्टीम वैल्यू. ठीक है, तो अब इसका आंसर में चारों सही लग रहा है, बट फिर भी हम बोल सकते हैं कि एक्सचेंज वैल्यू पे काम नहीं होता है. ये 3 पे काम होता है, वर्कड अपॉन, बट एक्सचेंज वैल्यू पे काम नहीं होता, नॉट वर्कड अपॉन. इट इज जस्ट अ वैल्यू विच कस्टमर इज विलिंग टू पे इन द मार्केट. तो इसलिए आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, बट अगर आप थ्योरेटिकली मैच करोगे तो आपको लगेगा तो सेम ही है. नेक्स्ट, विच ऑफ द 3 प्रिंसिपल्स गाइड लीन अकाउंटिंग एंड फॉर्म द फाउंडेशन फॉर ऑल अकाउंटेंट्स वर्क एंड इंटरेक्शन विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड वाई? तो इसमें 3 प्रिंसिपल्स अभी ऊपर में भी पेपर में पढ़े थे, वो सेम है, कस्टमर वैल्यू, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट और रिस्पेक्ट फॉर पीपल, है ना. ऐसे ही लीन का भी एक बार नज़र से इंस्टीट्यूट मैट में निकाल लो, पॉइंट्स मिल जाएगा आपको. नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी इज एज फॉलोज. वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड की बात हो रही है. 4 hours at the rate 1.7 is 6.8. During period 3, the production of B amounted to 400 units. The labor force worked 1690 hours, of which 30 hours were recorded as the idle time. The variable overhead cost incurred was 2950. What will be the efficiency variance? तो डेटा को पहले सजा लेते हैं ना. स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका 1 यूनिट के लिए 4 आवर्स है और हम लोग का पीरियड में बना 400 यूनिट्स, तो आवर हो जाएगा 1600, 4 into 400 करके
रेट है 1.7 पर आवर, तो अमाउंट आ जाएगा 1600 इंटू 1.7, 2720। फिर एक्चुअल में क्या है, द लेबर फोर्स वर्कड 1690 आवर्स, ऑफ विच 30 आवर्स वे रिकॉर्डेड एज आइडल टाइम, तो 1660 और 30 कर देते हैं, तो 1690। द वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड वाज 2950। सो व्हाट विल बी द एफिशिएंसी वेरिएंस फॉर पीरियड 3। अब जैसे यहाँ पर जब 2950 अपने यहाँ पे लिखें, तो इससे ये समझने का एक और चीज़ है कि 2950 इज़ द कॉस्ट फॉर 1690 आवर्स और 1660 आवर्स। आइडियली जब अपने वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस को पढ़े हैं तो अपने ये पढ़े हैं कि आइडल टाइम इज़ नॉट इनकर्ड फॉर वेरिएबल ओवरहेड। वो लेबर में इनकर होता है, फिक्स्ड ओवरहेड में इनकर होता है, बट वेरिएबल ओवरहेड आइडल टाइम के लिए क्यों लगेगा, नॉर्मली अपने ऐसा पढ़ें। तो ये मेरे अगर एजम्पशन से पढ़ोगे आप तो 1660 का कॉस्ट है 2950, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे रेट निकाल लिया जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको अपने तरफ से बता रहा हूँ। हालांकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अपने को फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज अपने एफिशिएंसी वेरिएंस पे काम कर रहे हैं जिसमें ये रेट का कोई रोल नहीं। तो अगर अपने को कॉस्ट वेरिएंस पूछा होता या मान लीजिए एक्सपेंडिचर वेरिएंस पूछा होता तो रेट का फर्क से निकालना पड़ता, तो उस समय यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होता है। ठीक है, तो मेरे नज़र में आइडल टाइम इज़ नॉट रेलेवेंट फॉर वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। क्वेश्चन में चला के जब बोलता है कि नहीं वेरिएबल ओवरहेड का आइडल टाइम वेरिएंस निकालना है, तब हम सोचते हैं। तो अभी तो एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना आप आराम से निकाल सकते हो ना, तो क्या ये कैसे आएगा, एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू, कैसे आएगा बताओ। जो आवर्स का डिफरेंस है 1600 माइनस 1660 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट 1.7, तो 60 इंटू 1.7 करने से आ रहा है 102 एडवर्स। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एम कंपनी सेल्स प्रोडक्ट एल एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट्स बजट फॉर 4-week पीरियड एंडेड 28 October 2022 shows that it planned to sell 500 units at unit price of 300। तो 500 यूनिट्स प्लान किया था यानी बजट किया था, और उसको सेल करने का बात था 300 रुपया पे, तो 500 इंटू 300 करके आ रहा है 1.5 लाख, विच वुड गिव अ CS रेशियो ऑफ 30%। तो ये यूनिट्स था, ये सेलिंग प्राइस था। ठीक है, मेरे को लग रहा था वेरिएंस का है, बट वेरिएंस का नहीं है, एक बार अमाउंट आ गया हमारा, कोई बात नहीं है। फिर बोल रहा है मैं सोचा था CS रेशियो आएगा 30%, नहीं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ही लग रहा है, तो ठीक ही है। अभी आगे पढ़ा ना, वेरिएंस वर्ड दिख गया मेरे को। चलो, CS रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो, यानी कि PV रेशियो अपना बोल रहा है 30% है। अगर ये 30% है मानो, तो हमारा ये अगर सेल्स है तो कंट्रीब्यूशन होगा इस 500 यूनिट्स का 30% के हिसाब से 90, और यहाँ पे आएगा 45,000। ये सब बजट का डिटेल है। अब एनुअल सेल्स वेयर 521 यूनिट्स एट एवरेज प्राइस ऑफ 287, तो 521 यूनिट्स 287, 521 287 इज 149, ऊपर में लिखेंगे 521 287 149,527, एंड द एक्चुअल CS रेशियो एवरेज 26%, तो 26% के हिसाब से इंटू 26% 38,877। ठीक है, अब सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस टू द नियरेस्ट ₹1 वॉज, तो कंट्रीब्यूशन वेरिएंस निकालने बोल रहा है, ध्यान देना। पहले एक चीज़ वापस सिखा देंगे आपको कि जब आपने मार्जिन कार्ड बनाते हैं ना, तो ये वाला एक्चुअल का कोई काम नहीं होता। ये मार्जिन कार्ड में नॉर्मली जब सेल्स मार्जिन वेरिएंस निकालते हैं, मार्जिन कार्ड मतलब ये वर्किंग नोट, जब नॉर्मली सेल्स मार्जिन वेरिएंस निकालते हैं तो इस 26% का कोई रोल नहीं है। तो हम लोग को कैसे करना पड़ता है, जैसे अगर कंट्रीब्यूशन हम लोग का 90 है, तो वेरिएबल कॉस्ट हो गया 210, 300 माइनस 210 करके आया कंट्रीब्यूशन 90। अब एक्चुअल सेल्स में से स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट ही सब्ट्रैक्ट होगा,
210, तो मार्जिन लेना पड़ेगा अपने को 77 के हिसाब से। ये एक्चुअल मार्जिन बोला जाएगा एट स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट, नॉट एट 26%। ये कोई काम का नहीं है, ये चुड़ैल है। इंफॉर्मेशन जो काम का नहीं है उसको मैं बुलाता हूँ चुड़ैल, उससे बचना पड़ता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी वो आइडल टाइम एक तरह का चुड़ैल ही था, जिससे बचना था आपको, आपके क्वेश्चन में रेलेवेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको पर्सपेक्टिव समझाया, इसमें भी पर्सपेक्टिव समझा दिया। अब अपने को क्या करना है, कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस निकालना है, तो वो तो आउटपुट का डिफरेंस आएगा, विच इज एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विच इज 90। 21 इंटू 90 करके आ रहा है 1890 फेवरेबल। आ गया, समझे क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। A technical writer is to set up her own business. She anticipates working a 40-hour week and taking 4 weeks holiday per year. General expenses of business are expected to be 10,000 per year and she has set herself a target of 40,000 a year salary. Assuming that only 90% of her time work will be chargeable to customers, her charge for each hour of writing should be each hour of writing. तो आप कर सकते हो, तो बेसिक कॉस्टिंग का क्वेश्चन है कि उसका टारगेट कंट्रीब्यूशन जो है वो है 50,000 पर ईयर, करेक्ट? तो ये 50,000 है और उसका प्रोडक्टिव आवर्स कितना है वो देखो। सो वो बोल रही है मैं 52 वीक्स में से 4 वीक तो हॉलीडे पे जाऊंगी, बहुत अच्छी बात। फिर 40 घंटा पर वीक काम करूंगी और 90% ऑफ आवर टाइम विल बी चार्जेबल टू कस्टमर्स। तो नेट आवर्स क्या आया, 52 माइनस 4 इंटू 40 इंटू 90%, 1728। 50,000 बाई 1728 कर रहे हैं तो 28.94 आ रहा है। आ गया, ऑप्शन में मैच हो गया, समझ में आया आपको? चलिए वेरी गुड। तो इसके साथ MQP का जून 23 का खत्म हो गया। ओके, लेट्स बिगिन नाउ दिसंबर 23 का मॉक टेस्ट पेपर बाय ICMI. So let's continue. Which one of the following is not a term normally used in value analysis? Resale value, use value, estimate value, cost value. तो इसका आंसर है रीसेल वैल्यू। 4 टर्म्स यूज होते हैं, एक्सचेंज वैल्यू एक टर्म यूज होता है, बट आपने प्रीवियस जून 23 में देखा कि एक्सचेंज वैल्यू को भी हमने एलिमिनेट किया क्योंकि उस पर वर्क नहीं करते बोल के एलिमिनेट कर सकते हो आप। DMIADV is a methodology associated with Six Sigma, correct? XYZ has planned the following activity levels. EFG का total cost और units produced है, fixed overhead remain constant, then fixed overhead per unit at level E is, तो पहले variable overhead per unit आप निकाल लीजिए which is change in total cost by change in units, और highest lowest से निकालिए which is 1 lakh divided by 10,000, इससे आ रहा है 10 रुपया, और fixed overhead जो होगा वो कितना होगा, 1 लाख माइनस 50,000 करके आ रहा है, 50,000 कैसे, 5,000 इंटू 10 करके आ रहा है 50,000। सो इसको अगर पर यूनिट पे कन्वर्ट करना है एक्टिविटी लेवल ई, तो 50,000 बाई 5,000 करेंगे, 10 रुपया आ जाएगा। तो ये वाला वर्किंग ऑलरेडी हम लोग का ऊपर में क्वेश्चन बैंक वगैरह में हो चुका है। A company has a break-even point when sales are 3,20,000 and variable cost at the level of sales are 2 lakh. So break-even sales बोल रहा है 320 है उस समय, वेरिएबल कॉस्ट हम लोगों का अगर 2 लाख है तो कंट्रीब्यूशन आ गया 1.2, तो फिक्स कॉस्ट भी 1.2 ही रहा होगा जिससे प्रॉफिट नहीं लाएगा क्योंकि ये ब्रेक इवन है। बाय हाउ मच वुड कंट्रीब्यूशन मार्जिन इंक्रीज और डिक्रीज if वेरिएबल एक्सपेंसेस आर ड्रॉप्ड बाय 30,000? अगर वेरिएबल एक्सपेंस 1.7 हो जाए 30,000 से गिर के और बाकी ये सेम ही है तो ये 1.5 आ गया, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे बात करना है तो पहले का कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या रहा होगा, पीवी रेशियो 1.2 बाई 3.2, 3.2 37.5, और अभी होगा 1.5 बाई 3.2, ये आ रहा है
46.875 minus 0.375, it is equal to 9.375%. ओके, सो ये ऑलरेडी हम लोग का किया हुआ, मैं फिर भी करवा दिया आपको. एच ग्रुप हैज टू डिवीजन P and Q. P manufactures an item that is transferred to division Q. The item has no external market and 6,000 units produced are transferred internally each year. The cost of each division are as follows. Variable cost, fixed cost दिया हुआ है. Head office decided that a transfer price should be set that provides a profit of 30,000 to division P. तो दे दो 30,000 प्रॉफिट. तो 100 रुपया प्लस 120 प्लस 1,20,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाई 6,000. 150 बाई 6 प्लस 100 इज इक्वल टू 125. कुछ गड़बड़ हो गया. 1,20 प्लस 30, ठीक है. 1,50 डिवाइडेड बाई 6,000, 25 प्लस 100, तो 125 आ रहा है जी. So sometimes this is why the video is required to get clear answers. But 125 आंसर आ रहा है, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि 125 कैसे आ रहा है. Nothing to explain much, है ना. वेरिएबल कॉस्ट तो है ही, प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट जोड़ दिया, 6,000 से डिवाइड कर दिया. नेक्स्ट देखो, कंपनी हैज द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 80,000 यूनिट्स एंड प्रेजेंटली सेल्स 20,000 यूनिट्स से. टारगेट कॉस्टिंग का रिपीट क्वेश्चन है, तो वही डिमांड 10 रुपया घटा घटा के डबल कर लो, 80,000 तक पहुंच जाओ और वहाँ पे टारगेट कॉस्ट निकालो. करंट प्राइस है 100, उसमें 10 रुपया घटाएंगे तो 20,000 का 40,000 हो जाएगा. फिर 10 रुपया घटाएंगे तो 40,000 का 80,000 हो जाएगा, और इंटू 75% करेंगे तो टारगेट कॉस्ट आ जाएगा 60 रुपया. नेक्स्ट, the company can make only one of the three products XYZ in a given period. Following information is given. मेरे को लग रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्वेश्चन होगा. सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेते हैं. यहाँ पे आ रहा 800, यहाँ पे आ रहा है 850, यहाँ पे आ रहा है 1000. Assuming that there is no constant on resource utilization or demand and similar resources are consumed by XYZ, what is the opportunity cost of making 1 unit of Z? Z को बनाने के लिए क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा. तो Z से क्या आ रहा है वो नहीं देखना है, आपको देखना है कि X से क्या जा रहा है, Y से क्या जा रहा है. और दोनों ऑप्शन में हम चूज करते, क्योंकि हम ओनली वन ऑफ द थ्री बना सकते हैं, तो हम चूज करते इन दोनों में जो हायर है वो. तो हायर इज 850, तो ये 850 Z के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के समय ये नहीं सोचना है जिसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल रहे हैं उसमें क्या आ रहा है, आपको ये सोचना है कि जो हम लोग गवा के आ रहे हैं उसमें क्या बनाते, और उसमें अगर मल्टीपल ऑप्शन है तो उसमें से बेस्ट क्या है वो देखना है. राइट, तो 850 इज द आंसर. नेक्स्ट, ट्विन लिमिटेड यूजेस जेआईटी एंड बैकफ्लश कॉस्टिंग, इट डज नॉट यूजेस रॉ मटेरियल कंट्रोल. सब रिपीट है, मतलब बार लिख रहा हूँ मतलब रिपीट है, ठीक है. ये भी रिपीट है, याद आ गया होगा देख के. अगर आप मेरे साथ शुरू से आ रहे हैं तो आपको देख के याद आ ही गया होगा. रॉ मटेरियल स्टॉक कंट्रोल अकाउंट यूज नहीं करता. ड्यूरिंग सितंबर 10,000 यूनिट्स बना के बेचा हमने. स्टैंडर्ड कॉस्ट है 150, मटेरियल कॉस्ट है 60. सो कन्वर्जन कॉस्ट आप बोलेंगे 90 है. 150 माइनस 60 करके आया 90. ड्यूरिंग सितंबर 990 ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट वेर इनकर्ड. डेबिट बैलेंस इन COGS अकाउंट विल बी. तो इसका आंसर है, पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले लो विच विल बी 150 के हिसाब से 10,000 यूनिट्स का आ रहा है 15 लाख. और वेरिएंस ले लो, फिर वेरिएंस किस में आएगा, कन्वर्जन कॉस्ट में आएगा. मटेरियल में आता, अगर मटेरियल काउंट बनाते तो मटेरियल में भी आता, और उस वेरिएंस को फिर स्टॉक ऑफ मटेरियल माना जाता. बट कन्वर्जन कॉस्ट का वेरिएंस अपने को पता चल जाएगा बिकॉज एक्चुअल कन्वर्जन कॉस्ट दिया हुआ है. तो स्टैंडर्ड कन्वर्जन कॉस्ट आ रहा है 90 इंटू 10,000 करके 9 लाख, और एक्चुअल कन्वर्जन कॉस्ट हम लोगों का लगा है 9,90,000. सो वेरिएंस आपको दिख रहा है 90,000 है. सो वेरिएंस इज 90,000. सो टोटल आ रहा है 15,90,000. ठीक है.
वेरिएंस आ रहा है 15,90,000। The following figures are extracted from the books of the company. बजटेड ओवरहेड दिया हुआ है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, 100-200 आंसर होगा, है ना। इसमें चक्कर क्या है कि आवर्स पे करना पड़ेगा, यूनिट्स यहाँ पर हम लोगों का अवेलेबल नहीं है। मैं फिर से करा रहा हूँ, जितना बार आप करोगे उतना आप स्पीड अप हो जाओगे। सेम सम देख के इग्नोर नहीं करना है, सेम सम देख के वापस करना है अगर अपने को मौका लग रहा है तो, जिससे कि वो दिमाग में इतना अच्छा से बैठ जाए कि आपका मिस्टेक्स होने का चांस कम हो जाए। तो यहाँ पर अपने को बोल रहा है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट और फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस बताओ। तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट के लिए अपने को स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट चाहिए। सो बजट के हिसाब से ओवरहेड है 4,000 एंड वो बजटेड आउटपुट के लिए होगा। अपने अज्यूम करेंगे कि आवर्स इज इक्वल टू आउटपुट, जो आवर्स है वही आउटपुट है। तो अकॉर्डिंगली 4,000 जो है वो 2,000 के लिए है, हम लोग को 2,100 के लिए करना है। तो ये कितना आएगा 4,200। और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड हम लोगों का एक्चुअल इज 4,300। तो यहाँ पे दिख गया 100 रुपये एडवर्स है। और ऐसे ही फिक्स्ड ओवरहेड का करना होगा, जो अमाउंट है 6,000 है, 2,000 से डिवाइड, 2,100 से मल्टीप्लाई, तो 3 रुपये इंटू करेंगे तो 6,300 और एक्चुअल में है 6,100। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 100 रुपये एडवर्स और यहाँ पे दिख रहा है 200 रुपये फेवरेबल। तो अब तो आंसर भी हम लोग को याद हो गया। अब इस पूरे सीरीज में ये क्वेश्चन दोबारा आया तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है, मैं बोल दूंगा ये आंसर है। नेक्स्ट टैब्लो इज अ, इसका भी आंसर हम लोग को याद है, दोनों बिजनेस इंटेलिजेंस एंड विजुअलाइजेशन टूल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ सैस लैंग्वेज। तो ये आपको हो सकता है याद नहीं हो, बट मेरे को याद है, ये भी रिपीट है। Capability of handling data analysis related to operation research and project management, capability of report formation with perfect graphs, capability to interact with multiple host system। इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव। रिपीट मतलब अभी रिपीट नहीं हुआ, रिपीट हुआ प्रीवियस एमसीक्यू के सेक्शन में। अ फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी, उसका काम क्या है, सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करना, और मस्ट सेटिस्फाई ऑल द कंस्ट्रेंट साइमल्टेनियसली, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। need not satisfy only some of them, must be a corner point of visible region, all of the above। इसमें जो बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ेंगे ना, वो कॉर्नर पॉइंट को सिलेक्ट कर देंगे, ऐसा गड़बड़ नहीं हो जाए। फिर PERT activity has an optimistic time of 3 days, pessimistic time of 15 days, expected time of 7 days, what is the most likely time। ये भी रिपीट क्वेश्चन है बट फिर भी कर देते हैं। ऐसा अगर सेम आया इस सीरीज में दोबारा तब नहीं करेंगे। तो expected time is equal to TO plus 4TM plus TP by 6 is equal to 7. So TO is 3, 4 into TM plus TP is 15 divided by 6 is equal to 7. So 4TM plus 18 is equal to 42. तो therefore TM is equal to 42 minus 18 by 4, 6 आ रहा है। Next, MR is first order derivative of total cost, second order derivative of total revenue. It is actually first order derivative of total revenue। क्वेश्चन पढ़ के ना ऐसे सीधा ऑप्शन में कूदोगे और दिमाग नहीं चलाओगे तो मजा नहीं आएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के सोचना चाहिए कि क्या हो सकता है इसका आंसर। तो एमआर कैसे आता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ टीआर करके आता है। तो सी, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। द इक्वेशन ऑफ द टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन आर दिस एंड दिस, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन बी एक्स एंड वाई इज। वेरी गुड क्वेश्चन, ये याद नहीं रहता है आपको, तो इसको याद कराने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक बार आपको वापस फोरकास्टिंग चैप्टर में ले आना चाहता हूं। इंस्टीट्यूट मैट में आ जाइए, एक बार फोरकास्टिंग चैप्टर का एक छोटा सा नोट्स है, वो एक बार देखिए।
इसमें रिग्रेशन का अपना एक मैंने मार्क करके दिया था कि ये वाला पॉइंट्स आपको ना पढ़ना है। दीज आर स्पेशल पॉइंट्स रिग्रेशन के सम्स को सॉल्व करने के लिए। तो ये कई बार ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी सम्स में भी काम आता है। ठीक है, तो ये आपको कहीं समरी बना के याद करना पड़ेगा। सो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स इज दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आर स्क्वायर आता है। आर का वैल्यू इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, और इसका जो साइन है इट विल टेक द सेम साइन एज बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। और बी एक्स वाई और बी वाई एक्स भी जो होते हैं उनका भी साइन सेम होता है। याद आया आपको? तो ये थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको इजी रहेगा। सो अब इसमें कौन सा एक्स ऑन वाई है कौन सा वाई ऑन एक्स है अभी ये भी नहीं पता। ठीक है, तो अज्यूम करते ये एक्स ऑन वाई है, ये वाई ऑन एक्स है। तो अगर ऐसा है तो 4x प्लस 3y, इसको 4 वैसे बना दे ना, x इज इक्वल टू कॉन्सेप्ट क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना। तो वैसे x इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी वाला कॉन्सेप्ट में लाना पड़ेगा। तो 4x इज इक्वल टू -7 माइनस 3y, x इज इक्वल टू -7/4 माइनस 3/4y। ओके, अब दूसरा वाला में क्या होगा, इसको y वाला मान लेते हैं। 4y इज इक्वल टू -8 माइनस 3x, सो y इज इक्वल टू -8/4 माइनस 3/4x। ओके, अब आप इसका जो स्लोप है ना, इसका स्लोप को बोलेंगे बी एक्स वाई -3/4, और इसका जो स्लोप है उसको आप बोलेंगे बी वाई एक्स, उसको भी -3/4 बोल सकते हैं। अब दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आर स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा -3/4 इंटू -3/4। दोनों का साइन सेम है और आर स्क्वायर का वैल्यू को यूज करके जब आर निकाल रहे हैं तो आर का वैल्यू 3/4 आ रहा है और वो 1 से आपका लेस है। तो इसका मतलब अजम्पशन हमारा वैलिड हो गया, अजम्पशन वैलिड हो गया। अगर ये 1 से ज्यादा आता तो हम गलत अजम्पशन ले लिए, हम उल्टा सोच के फिर से करते। अब इसका साइन क्या होगा, जो साइन इसका और इसका है वही सेम साइन होगा, तो आंसर होगा -3/4। -3/4 इज इक्वल टू -0.75। इजी, समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए आप जून 24 का सेट 1 में। सर इसका सेट 2 नहीं आया, नहीं आया होगा इंस्टीट्यूट से, कई बार एक किसी टर्म में एक ही सेट आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a secondary activity of value chain? ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं। इसका आंसर है सर्विस। सेकेंडरी एक्टिविटी कौन सा नहीं है, सर्विस इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। बाकी सब अगर आपको याद हो तो ये प्रोक्योरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी, ये सब जो है सेकेंडरी है। नेक्स्ट, ब्रेक इवन पॉइंट इज 1,60,000, फिक्स कॉस्ट इज 48, वेरिएबल कॉस्ट इज 12, व्हाट इज द पीवी रेशियो? तो ये भी इसी तरह का अभी ऊपर में भी करके आए हैं बट फिर कर लेते हैं। ब्रेक इवन है 160, ठीक है। तो अगर ब्रेक इवन ही 160 है और फिक्स कॉस्ट हम लोगों का 48 है तो हम बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन भी 48 ही होगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट 48 है और ब्रेक इवन सेल्स पे प्रॉफिट 0 होता है। तो ये यहाँ से यहाँ बैठा लिया हमने, करेक्ट। तो हम लोग को क्या पूछ रहा है, पीवी रेशियो पूछ रहा है, तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स करके आ जाएगा पीवी रेशियो 30%। हो गया। द हायर द एक्चुअल आवर्स वर्क, ये भी रिपीट है।
इसका आंसर होगा हायर द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो। कैपेसिटी यूसेज रेशियो में एक्चुअल आवर्स का कोई यूज नहीं होता। कैपेसिटी यूसेज रेशियो होता है स्टैंडर्ड आवर्स बाय बजटेड आवर्स या मैक्सिमम आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स बाय मैक्सिमम आवर्स। नेक्स्ट, द टेक कंपनी हैज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 4 लाख, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 75% ऑफ सेलिंग प्राइस। फिर टू रियलाइज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख फ्रॉम सेल्स ऑफ 5 लाख यूनिट्स, द सेलिंग प्राइस पर यूनिट must be to realize profit of 1 lakh from sales of 5 lakh। तो सेल्स है 5 लाख यूनिट्स, ठीक है। प्रॉफिट चाहिए हम लोग को 1 लाख, तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन हम लोग को चाहिए 5 लाख। अगर वेरिएबल कॉस्ट 75 है तो इसके साथ जुगलबंदी है पीवी रेशियो का, वो है 25%। तो इससे सेल्स आ जाएगा कंट्रीब्यूशन बाई पीवी रेशियो करके, तो 5 लाख बाई 25% करने से आ रहा है 20 लाख। और यूनिट्स अगर हम लोग को मालूम है 5 लाख है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होगा? 4 रुपया। हो गया। नेक्स्ट, X Limited has 1000 units of an obsolete item which are carried in inventory at the original price of 50,000. If these items are reworked for 20,000, they can be sold for 36,000. तो ये वही रिपीट क्वेश्चन है रेलेवेंट कॉस्टिंग का। रीवर्किंग कॉस्ट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछेगा आपसे, रीवर्किंग प्रपोजल का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ऑब्सोलीट आइटम में उसका जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो संक है, और अगर रीवर्क करोगे 20,000 लगेगा बट 36,000 आएगा, तो रीवर्क करने से नेट इनकम 16,000 का होगा। ऑल्टरनेटिवली दे कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप फॉर 6,000 इन द मार्केट, तो स्क्रैप वैल्यू है 6,000। तो दोनों में आपका कौन सा बेस्ट होगा? तो इन अ डिसीजन मॉडल यूज टू एनालाइज द रीवर्किंग प्रपोजल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शुड बी टेकन एज। आपको रीवर्किंग का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछ रहा है, दोनों में कौन सा बेस्ट होगा वो नहीं पूछ रहा है। दोनों में कौन सा बेस्ट होगा, दैट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ऑब्सोलीट मटेरियल। हम लोग को पूछ रहा है इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा। तो इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब आपका इससे जो आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, जो सेक्रीफाइस किया वो बताइए। आंसर है 6,000। मतलब रीवर्किंग प्रपोजल का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना। तो इस क्वेश्चन ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं, फिर बता दिया। नेक्स्ट, ए लिमिटेड प्लान्स टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट एंड इशूइंग द टारगेट कॉस्ट अप्रोच। तो टारगेट कॉस्टिंग का है सेल्स रेवेन्यू 90 लाख फॉर 45 रुपीज पर यूनिट। तो सेल्स रेवेन्यू आप बोल सकते हैं 2 लाख यूनिट्स आ गया, 45 हो गया, 90 लाख हो गया, और टारगेट कॉस्ट आ गया 64। अगर टारगेट कॉस्ट बोल रहा है 64 लाख है, तो 2 लाख यूनिट से 64/2 करेंगे तो 32 आ गया। तो व्हाट इज द टारगेट प्रॉफिट? तो 45 माइनस 32 कर दीजिए, 13 रुपीज आ रहा है ना। तो ये बेसिक मैथ्स है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, एपी लिमिटेड, एपी प्रोडक्ट सेल्स प्रोडक्ट ए एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ ₹40। AP's cost per unit based on full capacity of 5 lakh units is as follows. Materials 6, labor 3, indirect manufacturing expense of 60% of which is fixed is 10, total is 19. A one-time only special order offering to buy 50,000 units was received from an overseas distributor. तो ये ऑफर आया 50,000 यूनिट का। द ओनली अदर कॉस्ट दैट वुड बी इनकर्ड ऑन दिस ऑर्डर वुड बी 4 रुपया पर यूनिट फॉर शिपिंग। AP has sufficient existing capacity to manufacture these additional units. In negotiating a special price for the order, AP should consider the minimum selling price and that will be nothing but variable cost. Opportunity cost नहीं आएगा because कोई capacity loss नहीं हो रहा है, और एडिशनल फिक्स कॉस्ट भी नहीं आएगा क्योंकि कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट फिक्स्ड का भी नहीं लग रहा है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेना है। तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आएगा? 6 रुपया, 3 रुपया। अब इसमें 60% बोल रहा है फिक्स्ड है, तो 40% हो गया 4, ठीक है। और 4 रुपया और जो शिपिंग का लग रहा है, तो 6, 3, 9 और 8, 17। ओके। नेक्स्ट,
Ankit Limited operates throughput accounting system. The details of product A per unit are as under. So selling price 75, material cost 30, conversion cost is 20. Time to bottleneck resources is 10 minutes. What is the throughput contribution per hour? तो थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर आवर वाला क्वेश्चन भी रिपीट है. तो सेलिंग प्राइस माइनस मटेरियल कॉस्ट से आपको जाना है, विच इज 75 माइनस 30. इट इज कमिंग फ्रॉम 10 मिनट्स. तो 60 मिनट्स का क्या होगा? आंसर आएगा 270. ठीक है. एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला ये भी रिपीट है, स्टैंडर्ड आवर बाय एक्चुअल आवर. तो ये ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग मार्क किया हुआ है, सी इज द करेक्ट. ठीक है, ये कलर. नेक्स्ट, which of the following statement is incorrect? Microsoft Excel is most popular among all the available spreadsheet. True. Zoho can be used for financial data analytics. True. Visualization tools are the reporting tools. True. None of the above is correct. Incorrect. मतलब सारे correct है, इसलिए none of the above. फिर prescriptive analytics is very important because ये हमें बताता है कि it tells about action to be taken. क्या करना है. ठीक है. Likely to happen is predictive. ठीक है. How it has happened is diagnostic. What has happened is descriptive. So correct answer is A. The information relating to material cost of the company is as follows. Standard price per unit is 7.2. Actual quantity is 1600. Standard quantity allowed for actual production in units is 1450. So what is material price variance on purchase is given. What is actual purchase price? ये भी repeat question है, ये भी repeat है, ये भी repeat है. मैं भूल गया मार्क करना. ये सब किया हुआ अपना, बट फिर भी वापस कर रहे हैं रिवीजन के लिए. वापस से वापस मत के एकदम लोहा करना है, घिस घिस के. जितना मार पड़ता है ना, हम और सॉलिड हो जाते हैं. तो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर. एक्चुअल प्राइस आपको निकालने बोल रहा है. तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला यूज करो, SP minus AP into AQ. So SP is what? 7.2. Can you see 7.2? AP is what? AP is निकालना है. AQ कितना है? एक्चुअल क्वांटिटी परचेज पे लेना है. तो परचेज क्वांटिटी 1600 and that is equal to 480 फेवरेबल. तो 480 प्लस में लिखेंगे. तो अकॉर्डिंगली ये सॉल्व करके आप देखिए क्या आ रहा है. 1600 को उधर अगर भेज दिया जाए, 480 बाई 1600 करेंगे तो 0.3 आ गया. 7.2 माइनस AP. तो therefore AP is equal to 6.9. Okay. Next. The normal duration and normal cost of an activity are 10 days and 350. तो normal duration normal के हिसाब से days है 10 और cost है 350 और crash के हिसाब से days है 8 और cost है वो निकालना है. स्लोप दिया हुआ है 75. तो ये होगा x minus 350 by 10 minus 8 is equal to 75. So x minus 350 is equal to 150. So x is equal to 500. Okay, 500 is the answer. Optimization is the method of finding all of the above. मेरे को याद है आंसर, इसलिए मैं बोला. ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट है. तो मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, all of the above. The answer is all of the above. Actual demand for a period is 100 unit but forecast was 90. तो forecast error is actual value minus forecast value, that is equal to 100 minus 90 is equal to 10. तो प्लस 10 माइनस 10 में इधर लफड़ा होता है. ठीक है. तो यहाँ पे 9 का आंसर जो है वो गड़बड़ था ना. 9 का आंसर B नहीं होगा, C होगा. ओके. तो ये जून 24 का हो गया. इसमें भी एक ही सेट आया. मौजा ही मौजा. चलिए आगे बढ़ते हैं. दिसंबर 24 में आ जाते हैं. देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है.
If project A has NPV of 30 lakh and project B has NPV of 50 lakh, what is the opportunity cost of B is selected? तो B से क्या मिला उसको भूल जाइए, A में क्या गवा क्या रहे वो देखिए, आंसर इज 30 लाख। तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है। Marketing department of an organization estimates that 40,000 could be sold annually at a price of 60 each. To design, develop and produce these new mixers, an investment of 40 lakh would be required. Company desires annual return of 15% ROI. Given this data, what is the target cost to manufacture, sell and distribute and service one mixer? तो प्राइस अपने को मालूम है 60, प्रॉफिट अपने को कितना चाहिए 40 लाख मल्टीप्लाइड बाय 15% डिवाइडेड बाय 40,000, तो ये आ रहा है 15 रुपया, तो कॉस्ट आ गया 45। ये भी रिपीट, इतना इजी क्वेश्चन है। एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू डिजाइन, डेवलप, प्रोड्यूस, मार्केट, डिस्ट्रीब्यूट एंड सर्विस अ प्रोडक्ट इज नोन एज, इसका आंसर क्या होगा? टारगेट एक्टिविटीज, वैल्यू चेन एक्टिविटीज, होल लाइफ एक्टिविटीज, ओवरहेड। तो ऐसा तो करेक्ट जो नियरेस्ट है, मतलब रेलिवेंट वर्ड जो आपने पढ़ा होगा सिलेबस में, वैल्यू चेन वाला ही पढ़ा है तो वही होगा, है ना। वैल्यू चेन का जो प्राइमरी एक्टिविटीज है उसका काम यही था, ये सारा। तो वैल्यू चेन का ये प्राइमरी एक्टिविटीज का नाम है एक तरह से। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स याद आ रहा है, ऑपरेशंस, आउटबाउंड, मार्केटिंग, सर्विस, तो ये प्राइमरी एक्टिविटीज से ही जो बना के एक सेंटेंस है। तो अगर आपको नया लगा तो सर्कल कर लीजिए, फिर दोबारा देख लीजिएगा जब मौका लगे। Which of the following is true about theory of constraints? TOC recognizes that lower inventories means lower response to customers. Lower inventory is higher response to customers. जल्दी आप काम कर सकते हो। फटाफट टर्नओवर हो रहा है, मतलब इन्वेंट्री लोअर है मतलब फटाफट टर्नओवर हो रहा है। TOC recognizes that lowering inventory decreases carrying cost and thus decreases operating expenses and improves net income. ये एकदम सही है, पते की बात बोल रहा है। इन्वेंट्री अगर कम कर दोगे तो कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम हो जाएगा, तो इनकम बढ़ जाएगा। सो लोअर इन्वेंट्री मीन्स मोर डिफेक्ट्स, ये तो रॉन्ग ही है। EOQ इज इंपॉर्टेंट, ये भी रॉन्ग है। EOQ आने से क्या होगा ना, एक फिक्स क्वांटिटी आएगा बार बार, तो कहीं ना कहीं हम लोग को वो स्टोरेज करना पड़ेगा, इन्वेंट्री का कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो अप्रोप्रिएट थ्योरी जो मैच हो रहा है वो बी नंबर मैच हो रहा है। तो ये मेरे को लगता है हमने नहीं किया होगा शायद। नेक्स्ट, बैक फ्लश कॉस्टिंग इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड व्हेन, जहाँ पे JIT फिलोसॉफी लग रहा है। तो मैनेजमेंट डिजायर सिक्वेंशियल ट्रैकिंग, JIT फिलोसॉफी आ गया। द कंपनी कैरी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, कभी नहीं लग सकता वहां पर। एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट आर डेबिटेड टू वर्क इन प्रोग्रेस, इससे कोई ताल्लुकात नहीं है बैक फ्लश का। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। A company produces a product which is sold at a price of 80, variable cost is 32, fixed cost is 1152. Company operates at margin of safety of 40%. What is the total sales of the company? हो जाएगा। आपका पहले अपने ब्रेक इवन निकाल लेते हैं। ब्रेक इवन सेल्स यहाँ पे इजीली निकल जाएगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट मालूम है, तो फिक्स कॉस्ट बाई PV रेशियो कर देते हैं, या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर लेते हैं क्योंकि पर यूनिट पे मालूम है। तो 1152 डिवाइडेड बाई 80 माइनस 32 करने से आ रहा है 48। 1152 डिवाइडेड बाई 48 करके आ रहा है 24,000। तो MOS अगर 40% है तो यू कैन से ब्रेक इवन सेल्स इज 60%। So you can say this 24,000 units is nothing but 60% of sales. 24,000 is equal to 60% of your total sales. तो सेल्स आ गया इससे 40,000। आगे बढ़ते हैं। मैक्स लिमिटेड फिक्सेस द इंटर डिविजनल ट्रांसफर प्राइसेस फॉर इट्स प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्लस अ फिक्स्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। The budget for division X for 2023 and 24 appears as, आपको याद होगा ये भी रिपीट क्वेश्चन है। ये ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन है और आपने ऐसा मेन सम्स में भी किया है। फिक्स एसेट, करंट एसेट, डेटर्स अलग से दिया हुआ, मतलब ये करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग डेटर्स है। फिर टोटल अपना इन्वेस्टमेंट आ जाएगा इससे 10 लाख, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ 8 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 10, बजटेड वॉल्यूम है 4 लाख यूनिट्स पर ईयर, डिजायर्ड ROI 28%। So variable cost is 10,
अपने को ट्रांसफ़र प्राइस बोल रहा है क्या लेना है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र प्राइस क्या होगा, इसका आंसर होगा 12.7। तो वेरिएबल कॉस्ट है 10, फिक्स कॉस्ट 8 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख करेंगे तो 2, और जो प्रॉफिट है वो लेना है, जो इन्वेस्टमेंट है 10 लाख उसका 28% डिवाइडेड बाई यूनिट्स 4 लाख, तो ये आ रहा है 0.7, तो तीनों मिला के आ गया 12.7। तो 12.7 इज द आंसर। ये एक्चुअली ना टाइपिंग एरर है, यहाँ पे ए नंबर होगा 12.7, यहाँ से बी, ये सी, ये डी ऐसे आएगा, टाइपिंग एरर है। तो इसका करेक्ट आंसर है 12.7। नेक्स्ट आइए देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड बजटेड कॉस्ट आर, इसका आंसर होगा इंटर रिलेटेड बट नॉट इंटरडिपेंडेंट। ओके, इसका मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो आपको पता हो, इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस डेटा से भी निकल सकता है, जरूरी नहीं है कि बजट का ही हेल्प चाहिए। बजट बताने के लिए स्टैंडर्ड का डिटेल चाहिए होता है, और समटाइम्स बजट भी आप बिना स्टैंडर्ड के बना सकते हैं। आप चाहें तो दोनों को रिलेट कर सकते हैं, बट चाहें तो उसको इंडिपेंडेंट भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इट इज इंटर रिलेटेड बिकॉज समटाइम्स स्टैंडर्ड हेल्प्स इन फॉर्मिंग द बजट, एंड बजट से स्टैंडर्ड बन सकता है, इसलिए इंटर रिलेटेड है, बट इंटर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि हर समय इन दोनों को एक दूसरे का जरूरत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है हमारे पुराने एमसीक्यूज बैंक के सॉल्यूशन में। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग इज व्हाट? अ सेपरेट मेथड ऑफ कॉस्टिंग, अ टाइप ऑफ कॉस्टिंग, अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, नन ऑफ द अबव। इसको टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग बोलते हैं। टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग आर दोज विच आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस, तो उसको टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग बोलेंगे। If the time taken to produce the first unit of product is 4000 hours, what will be the total time taken to produce 5 to 8 unit of the product when a 90% learning curve applies? बहुत देर से लर्निंग कर्व का क्वेश्चन नहीं आया था, तो आ गया अब। तो फर्स्ट यूनिट का टाइम है 4000 आवर्स, टू सेकेंड का हो जाएगा 3600, फोर्थ का हो जाएगा 3600 इंटू 90% करके आ रहा है 3240, ठीक है। और एट्थ में जाएंगे तो इंटू 0.9 करके आ जाएगा 2916। सो इंक्रीमेंटल टाइम क्या होगा, 2916 इंटू 8 माइनस 3240 इंटू 4, 5 to 8 का टाइम आपको पूछ रहा है, मतलब ये इंक्रीमेंटल टाइम पूछ रहा है। तो 2916 इंटू 8m प्लस 3240 इंटू 4m माइनस MRC आ रहा है 10,368। नेक्स्ट, in transportation matrix where RI are rows and CJ are columns, the second allocation under northwest corner rule can be, नॉर्मली फर्स्ट एलोकेशन पूछता है वो था R1C1, ठीक है। तो सेकंड एलोकेशन क्या हो सकता है, क्या तो R2 होगा और C1 सेम रहेगा, या फिर R1 सेम रहेगा तो C2 होगा। सेकंड एलोकेशन क्या हो सकता है, R1 C2 होगा या फिर R2 C1 होगा। तो इसमें से R1 C2 मैच हो रहा है, R1 C3 तो सीधा नहीं जा सकते हैं, R2 C3 भी सीधा नहीं जा सकते हैं, तो R1 C2 इज अ करेक्ट आंसर। सिमुलेशन में भी अप्लाइड टू ब्रिक लेइंग, शेड्यूलिंग एयरक्राफ्ट, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, टॉय मैन्युफैक्चरिंग। जहां पर प्रेडिक्शन इजी है वहां पर नहीं लगाते हैं, जहां पर कुछ भी अनसर्टेनिटी हो सकता है वहां पे लगाते हैं। तो आंसर इज शेड्यूलिंग एयरक्राफ्ट। शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स में सिमुलेशन एकदम लगा सकते हैं। Next, in a PERT network, the optimistic time for particular activity is 9 weeks, pessimistic time is 21 week. What is the best estimate of standard deviation of the activity? तो SD होगा 21 minus 9 by 6, यानी कि 2। ये रिपीट क्वेश्चन है, सिमुलेशन वाला आप सर्कल कर सकते हो कि एक बार वापस आप ध्यान रख लें। टैब्लू इज दोनों, विजुअलाइजेशन एज बिजनेस इंटेलिजेंस अभी ऊपर में भी रिपीट हुआ था। स्क्रिप्ट एंड्स इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो इसका आंसर है पाइथन। ये भी अगर आप MCQ बैंक वगैरह और इंस्टीट्यूट मैट वगैरह करके आए हैं तो ये रिपीट हो रहा है, आंसर इज पाइथन। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो इसके साथ अपना December 24 का सेट 1 हो गया। अब हम लोग सेट 2 में चल रहे हैं।
A company has forecast sales and cost of goods sold for the coming year as 25 lakh and 18 lakh. ये देख के मुझे याद आ गया इन्वेंट्री टर्नओवर को देख के कि ये रिपीट क्वेश्चन है। तो हमारा अभी इन्वेंट्री टर्नओवर बोल रहा है 9 टाइम्स है, COGS कितना है 18 लाख है, इन्वेंट्री टर्नओवर कितना है 9 गुना है। तो इन दोनों से हम लोगों का एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा 2 टाइम्स। In case the inventory turnover increases to 12 times, so what will be the short-term interest rate on working capital is taken as 10%, what will be the savings in cost? तो ये 18 है, ये 12 है, तो ये आ जाएगा 1.5। तो इन दोनों का डिफरेंस से आएगा 50,000 इंटू 10%, 5,000। ठीक है, 50,000 का डिफरेंस आएगा 5,000। ओके, तो ये रिपीट क्वेश्चन है, फिर से कर लिया। ये भी रिपीट क्वेश्चन अभी ऊपर में ही आया था, इसका आंसर 30% है। तो जो रिपीट है मैं वापस ज़्यादा नहीं घुस रहा हूँ। ये भी रिपीट है, हायर एक्चुअल आवर्स वर्कड, हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो। नेक्स्ट ये भी रिपीट है, 270 आंसर है इसका, 75 माइनस 30 बाई 10 इंटू 60। Which of the following is not a primary activity of value chain? Not a secondary, not a primary, थोड़ा ध्यान देके करना है। तो इसका आंसर है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी रिपीट है, नॉट फ्रॉम हियर, मे बी फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। कैनबेन जापानीज सिस्टम अंडर JIT अप्रोच इंश्योर्स दैट, ये भी रिपीट है, इसका आंसर है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इन्वेंट्री और प्रोडक्ट। रिपीट है बोल के एकदम कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर रहे हैं, जो यहाँ पे ही आया उसको इग्नोर कर सकते हैं आप, मतलब इग्नोर के एक बार पढ़ लो और आंसर देख लो, और क्या उतना ही इग्नोर माने वही, मतलब एकदम हम बिना पढ़े पता भी नहीं लगा सकते कि रिपीट है। नेक्स्ट देखो, Adderholt uses activity-based costing to allocate its overhead. Budgeted cost expected for the supervisor cost pool are, budgeted units दिया हुआ है, number of employees है, budgeted cost है, actual cost दिया हुआ है, actual employees दिया हुआ है, actual units दिया हुआ है। तो what is the total variance for the pool? तो standard overhead for actual output निकालना है। You have to find, instead of hours and all, number of employees for actual output। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 75 से हम उम्मीद कर रहे हैं 5,000 बनाने का, तो 5,500 के लिए कितना लगेगा, 75 बाई 5,000 इंटू 5,500। ठीक है, तो 75 बाई 5,000 इंटू 5,500 करके आ रहा है 82.5, और अमाउंट होगा 7,500 डिवाइडेड बाई 5,000 इंटू 5,500, तो ये आ रहा है 8250, और एक्चुअल ओवरहेड्स है 778085। सो 8250 माइनस 8085 करके आ रहा है 165 फेवरेबल। ओके, नेक्स्ट, परेटो एनालिसिस रिकॉग्नाइजेस 80-20 रूल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी रिपीट क्वेश्चन था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। नेक्स्ट आगे देखिए, कॉस्ट ऑफ रिवर्क इज कॉस्ट रिलेटेड टू, इसका आंसर होगा इंटरनल फेलियर कॉस्ट। रिपीट, Which of the following is not a term normally used in value analysis? अभी अभी इसके ऊपर काफी चर्चा करके आए हैं। Resale value is correct. The objective function of LPP is z equal to 3x1 plus 2x2. If x1 is 10, x2 is 5. तो what will be the value of z? तो put कर दो बस, 2 3 into 10 plus 2 into 5, 30 और 10 40, 40 is the answer। ये भी repeat है। Which, when the total allocation of a transportation problem match with supply and demand values, the solution is feasible बोलते हैं उसको, जब मैच हो रहा है टोटल एलोकेशन सप्लाई और डिमांड के साथ, तो feasible बोलते हैं। क्यों पता आपको सर? क्योंकि ये रिपीट है। Which of the following considers difference between least cost and the cost just before the least? WAM, इसका आंसर है WAM for basic feasible solution। इसका आंसर है लीस्ट कॉस्ट, लिखा हुआ है रॉन्ग है, इसका आंसर होगा वैम, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, वैम में लीस्ट कॉस्ट एंड द कॉस्ट जस्ट बिफोर द लीस्ट कॉस्ट फॉर ईच रो एंड कॉलम देखते हैं, और लीस्ट कॉस्ट मेथड में जो बस लीस्ट है उसको ही देखते हैं। वी ट्राई टू फाइंड द लीस्ट कॉस्ट इन ईच रो एंड देन एलोकेट मैक्सिमम देयर। तो कुछ एरर होगा,
नेक्स्ट स्क्रिप्ट एंड्स किससे जुड़ा हुआ, अभी अभी देखा, आंसर है पाइथन। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल डेटा एनालिटिक्स, वैल्यू ड्राइवर, फाइनेंशियल रेशियो, प्रेडिक्टिव, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो ये 13 नंबर में आंसर होगा सी। ठीक है, तो कुछ कुछ एरर होगा तो करेक्ट कर ले रहे हैं ना अपने इस बहाने। तो इसके साथ दिसंबर 24 का पेपर्स खत्म हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, जून 25 का देखते हैं। व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ कंपोनेंट पार्ट इन अ फैक्ट्री गिवन नो अल्टरनेटिव यूज। अगर अल्टरनेटिव यूज ही नहीं है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो होगा। तो आंसर है जीरो। कैसे पता, पढ़े भी है, कॉन्सेप्ट भी है, रिपीट भी है। X Limited has 1,000 units of an obsolete item which are carried in inventory at original price which is sunk। रीवर्क करेगा 20,000 मिलेगा, 36,000 आप इनकम कर सकते हो, तो रीवर्किंग का 16,000 है। ऑल्टरनेटिवली दे कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप फॉर 6,000। तो इसका आंसर है 6,000। तो आपको बोल रहे रीवर्किंग प्रपोजल का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताओ, तो इससे क्या आ रहा है उससे का मतलब नहीं है, जो गवा रहे हो वो आंसर है 6,000। रिपीट क्वेश्चन। In cost plus pricing, what is the markup consist of? It is ROI. ROI, not fixed cost or ROI, not selling and admin cost. GIT relates to time management, inventory and product handling. TOC recognizes that lower inventories means more defect. TOC recognizes that TOQ is important. कहाँ से GIT से TOC में घुस गए? तो आंसर is inventory and product handling. Benchmarking is a continuous process, practice of setting target using external information, method to provide performance assessment. All of the above. Answer is all of the above. Next, the following figures are extracted from the books of a company. Budgeted overhead 10,000, 6,4,2,000। ये फिगर याद आ गया होगा। अब हम बोले थे कि इस सीरीज में ये वापस आएगा, तो मैं नहीं करूंगा। इसका आंसर है 100 एडवर्स और 200 फेवरेबल। ठीक है, सॉल्व मैंने नहीं करना है, बस आवर्स इज इक्वल टू आउटपुट अज्यूम करके आपको सम सॉल्व करना है। अभी ऊपर में करके आए, वापस नहीं कर रहे हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग की एलिमेंट्स। Setting standards for each, comparing actual with standard, analyzing and reporting variance arising from the difference between actual and standard, all of the above। तो क्लियर है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये सब कुछ करवाता है। तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है। एफिशिएंसी रेशियो अभी आप मुंह जबानी बोल देंगे, स्टैंडर्ड आवर बाय एक्चुअल आवर। राइट, मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम व्हेन, गुड क्वेश्चन। तो इसका वन ऑफ द कंस्ट्रेंट इज रिडंडेंट। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज पैरेलल टू वन ऑफ द कंस्ट्रेंट्स। जब पैरेलल होते हैं तो मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ये हम प्रूव करके नहीं दिखा सकते हैं, भी आपको थियोरेटिकल ही बता सकते हैं। टू कंस्ट्रेंट्स आर पैरेलल, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्जेक्टिव और जब कंस्ट्रेंट पैरेलल है तो मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू टेस्ट ऑप्टिमैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो आंसर इज मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन। सिंप्लेक्स तो ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट ही नहीं है, वैम इनिशियल बताता है, लीस्ट कॉस्ट मेथड इनिशियल बताता है। तो ये ऑप्टिमैलिटी टेस्ट नहीं है, इनिशियल टेस्ट है। तो दो, ये मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेपिंग स्टोन। हम लोग मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन सीखते हैं जिसमें यू प्लस बी मैट्रिक्स यूज होता है। तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है। असाइनमेंट प्रॉब्लम कैन बी कंसिडर्ड एज अ पर्टिकुलर केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये रिपीट है। कहाँ से रिपीट है? जरूरी नहीं है यहीं पे रिपीट है, यहीं का रिपीट आपको बहुत ऑब्वियस दिख जाएगा। जो रिपीट बोल रहा हूँ वो मतलब आईसी में मैथ से आ गया, एमसीक्यू बैंक से आ गया, बिट क्वेश्चन से आ गया। जो ऊपर में हम लोग एमसीक्यू का इतना क्वेश्चंस करते जा रहे हैं उसमें से रिपीट हो रहा है। Monte Carlo simulation get its name from which of the following? Data collection, model, random number assignment. The answer is random number assignment. A PERT network has 9 activities on its critical path. ये भी रिपीट है। तो 9 बार आपको वेरिएंस जोड़कर फिर रूट करके एसडी लेना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ईच इज 3। तो एसडी ऑफ क्रिटिकल पाथ विल बी 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर। 9 बार जोड़ना है। रूट करके आएगा, रूट 81 करके आएगा 9। Next, when 24 hour is required to produce a condenser of a particular type, then the time required to produce the 16th unit will with 85% learning curve। तो 1 2 4 8 16 पे जाएंगे और ये 24 है, फिर 24 इंटू 0.85,
20.4 into 0.85, 17.34 into 0.85, 14.74 into 0.85, 12.52। तो इसका आंसर है बिटवीन 12 to 14। ये भी रिपीट है, लर्निंग कर्व थ्योरी चैप्टर में दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो रिलेशन टू बिजनेस इंटेलिजेंस? A set of business analytics solution to retrieve, analyze, and transform data into useful business sites. Visualization tools are primarily BI tool. ABS glue tool is used for the purpose of business intelligence. No, it is for data cleaning. ऊपर का दो सही है, सब में कर रहे हैं आप बिजनेस टूल इंटेलिजेंस में। एम्बेडेड एनालिटिक्स भी इंटेलिजेंस टूल का पार्ट है, बट एबीएस ग्लू इज नॉट अ पार्ट। कैसे पता? क्योंकि रिपीट है, पढ़ाया ऊपर में आपको, मेरे को तो याद रहता है। आपका मेमोरी अगर नहीं बन रहा है तो आपको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। तो चैलेंज इन एग्जाम इज टू हैव द मेमोरी। इफ यू डोंट हैव द मेमोरी यू कांट डू एनीवेयर गुड इन लाइफ। मेमोरी नहीं है तो होगा नहीं। नेक्स्ट आओ, जून 25 सेट 2 शैडो प्राइस, इसका मीनिंग पूछ रहा होगा। ये रिपीट क्वेश्चन है कि 1 घंटा और मिल जाएगा तो हमारा कंट्रीब्यूशन 10 रुपये से बढ़ जाएगा, यही शैडो प्राइस का मीनिंग है। कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एडिशनल स्किल्ड लेबर is 10 rupees per hour. It is not related to cost. There is a hidden cost of 10 for each hour of skilled labor. No. Contribution will be increased by 10 for extra hour of skilled labor that can be obtained. Correct. The total cost will be reduced by 10. ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मीनिंग शैडो प्राइस का यही होता है जो सी नंबर में ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट, ये भी रिपीट है, 1050 इसका आंसर है। 1500 और टारगेट कॉस्ट दिख गया था, बस समझ में आ गया। तो 1500 है सेलिंग प्राइस और 500 यूनिट है, और बोल रहा है आपको प्रॉफिट चाहिए 15 लाख का 15% डिवाइडेड बाय 500। तो 15 लाख का 15% बाय 500 करेंगे तो 450 आ रहा है, ये माइनस करके आया 1050। अंकित लिमिटेड ऑपरेट्स थ्रूपुट अकाउंटिंग सिस्टम। द डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट ए पर यूनिट आर एज अंडर। इसका आंसर है 270। अभी ऊपर में भी किया हुआ है 75 माइनस 30 बाई 10 इंटू 60। फिर ब्रेक इवन पॉइंट 160 है, फिक्स कॉस्ट 48 है, पीवी रेशियो 30% है। अभी ऊपर में रिपीट है, ऊपर से रिपीट है 30%। ठीक है, तो 48,000 बाई 1,60,000। XYZ हैज द फॉलोइंग अल्टरनेटिव एक्टिविटी प्लान। ये भी रिपीट है, हाई लो पॉइंट मेथड से करना है, 10 रुपये आंसर है। तो पहले वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट निकाल लोगे तो ये होगा 2 लाख माइनस 1 लाख बाई 15,000 माइनस 5,000। तो 1 लाख बाई 10,000 करने से आ रहा है 10 रुपया पर यूनिट। इट इज़ वेरिएबल, तो फिक्स्ड का आपको कोई एक लेवल पे करना पड़ेगा, विच विल बी 1 लाख माइनस 10 इंटू 5,000, तो ये आ रहा है 50,000। तो फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट क्या होगा? 10 रुपया। नेक्स्ट, फिक्स कॉस्ट है 4 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 75%। अपने को प्रॉफिट चाहिए 1 लाख, 5 लाख का यूनिट प्राइस, 5 लाख का यूनिट से सेलिंग प्राइस होगा 4 रुपया। तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है, अभी ऊपर में किया था। 4 लाख प्लस 1 लाख से डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन आ गया, डिवाइड बाय 25% कर दीजिए, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 25% करेंगे 20 लाख आ रहा है, ये डिजायर्ड सेल्स है। अब 25% कैसे आया? अगर वेरिएबल कॉस्ट 75 है तो पीवी रेशियो आप बोलेंगे 25 है, तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? 20 लाख बाई 5 लाख करके 4। करेक्ट। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी अभी अभी किया है 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 5, तो ये आ रहा है 40। For a cost function TC is equal to this, तो MC will be, MC is equal to derivative of TC with respect to Q. So ddq of TC will be equal to ddq of 3Q square plus 7Q, यहाँ पे प्लस साइन मिसिंग है, प्लस 12। तो इसका डेरिवेटिव होगा 6Q, इसका डेरिवेटिव होगा 7, उसका डेरिवेटिव है 0। 6Q plus 7 is the answer. Next, how long will it take to produce the 5th unit with 85% learning rate if 3rd unit took 13 hours?
तो ये क्वेश्चन अपने कर नहीं पाएंगे विदाउट लॉग वैल्यूज, विदाउट लॉग वैल्यूज वी कांट डू, है ना। ये छाप दिया है, इसके लिए 85% का हम लोग को क्या तो वो चाहिए, लर्निंग रेट, लर्निंग इंडेक्स, है ना, तब होगा ये। मैंने आपको आईसीएमआई मैट का जो सॉल्यूशंस कराया था लर्निंग कर्व का, उसमें ये करा दिया था। ओके, अगर आप बोलेंगे तो मैं वहाँ पे जाके आपको दिखा देता हूँ। तो वहाँ पे जाके उस वीडियो में आप देख लीजिए, या अभी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए, तो आईसीएमआई मैट का जो सॉल्यूशंस मैंने आपको कराया, उसमें लर्निंग कर्व चैप्टर में जाना पड़ेगा। So here it is, you see this question number 4 of page whatever of ICMI MAT. You will find the same question here. तो ये वाला क्वेश्चन है 4th नंबर, 3 यूनिट्स के लिए हम लोग एक क्वेश्चन लगाए। लर्निंग 85% लर्निंग रेट के हिसाब से लर्निंग इंडेक्स अगर हमें याद हो -0.2344, तब हम लोग ये सम को कर सकते हैं। तो 30 यूनिट्स के लिए अगर 13 लग रहा है तो उससे ए का वैल्यू निकाला और उस ए का वैल्यू को पुट करके 5 यूनिट्स का इक्वेशन में डाला, तो 11.54 आया, तो आंसर इज 11.5। तो ये जब तक वो वैल्यू नहीं दिया आपने नहीं कर सकते, अगर एग्जाम में आ गया तो या तो याद करके जाओ तब होगा, ठीक है। इसका वैल्यू -0.234 है लर्निंग कर्व इंडेक्स का, और इसके मदद से ही सॉल्व हो सकता है। वो ये याद नहीं है तो काम नहीं होगा, ये दिया होना चाहिए हिसाब से। एक वो क्वेश्चन वहाँ पे छापा हुआ है तो उसी को लेके सब अलग अलग जगह वापस छाप दे रहे हैं। उधर ठीक रहता तो सब बाकी भी ठीक रहता। द नॉर्मल ड्यूरेशन एंड कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी अभी अभी ऊपर में ही किया है, 500 आंसर है ना। कॉस्ट स्लोप दिया हुआ है और आपको क्रैश कॉस्ट पूछ रहा है। गेम थ्योरी मॉडल्स आर क्लासिफाइड बाई नंबर ऑफ प्लेयर्स, सम ऑफ ऑल पे ऑफ, नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज। तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज, ठीक है। सम ऑफ ऑल पे ऑफ, जैसे अगर 0 नहीं आया एग्जाम्पल, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो प्योर स्ट्रेटजी गेम नहीं है, मिक्स स्ट्रेटजी गेम है, राइट। तो उस तरह से हर तरह से क्लासिफाई हो सकता है। तो ये भी रिपीट है किया हुआ आपका। 4 P's ऑफ TQM आर पीपल, प्रोसेस, प्रॉब्लम एंड प्रिपरेशन, दैट इज द करेक्ट आंसर। ये भी आपने किए हैं। व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ कंपोनेंट पार्ट इन अ फैक्ट्री गिवन नो अल्टरनेटिव यूज, अभी ऊपर से ही रिपीट हो रहा है, 0 आंसर है, कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0 होगा। हैश टैग्स, हैश स्क्रिप्ट एंड्स इज पाइथन, अभी ऊपर में रिपीट था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्प्रेडशीट, गूगल, MS एक्सेल, ई व्यूज, क्विप। तो ई व्यूज इज नॉट अ स्प्रेडशीट, ये भी रिपीट है। अगर आप डेटा एनालिटिक्स का भी क्वेश्चन MCQ का देखेंगे तो आपको उसमें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ जून 25 तक का MQPs अभी हुआ। तो चलिए आइए अब शुरू कर रहे हैं दिसंबर 25 का सेट 1 का मॉडल क्वेश्चन पेपर का MCQ। तो ये इस बार मैंने ना पेपर ही खोल लिया कि एक बार आप पेपर भी देख लो कि किस तरीके से आता है। इंस्टीट्यूट का गूगल में टाइप करोगे तो सब ये डाउनलोड हो जाएगा, ओके। तो उधर से देख लो आप। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंपनी हैज एस्टिमेटेड द फॉलोइंग डिमांड लेवल ऑफ इट्स प्रोडक्ट, सेल्स वॉल्यूम दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। इट हैज assumed that the sales price of 6 rupees per unit, marginal cost is 3.5, fixed cost is 34. What is the probability that it will make a profit of at least 10,000? तो इसका तरीका क्या होता है, पहले निकाल लो सेल्स यूनिट्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। तो फिक्स कॉस्ट है 34, प्रॉफिट चाहिए 10,000, डिवाइड बाई करेंगे हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से जो है 2.5। तो 44,000 बाई 2.5 करेंगे तो आ रहा है 17,600 यूनिट्स, और अपने को चाहिए एटलीस्ट 10,000। तो सेल्स यूनिट्स ग्रेटर देन इक्वल टू
17,600 की प्रोबेबिलिटी होगी, और वो सिर्फ एक ही केस है, 18,000 पे है 20%, तो आंसर इज 20%। ठीक है, 16,000 से ज्यादा पे नहीं ले सकते, 16,000 वाला अगर इंक्लूड करोगे तो 16,000 यूनिट्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, बट आंसर 17,600 से स्टार्ट हो रहा है, 17,600 एंड अबव, तो 16,000 उसमें इंक्लूड नहीं हो सकता, तो आंसर इज 20%। हो गया। तो ये अभी तक पहली बार आपने किया एमसीक्यू में। नेक्स्ट, अ कंपनी हैज ब्रेक इवन सेल्स ऑफ 320, ठीक है, और अगर बोल रहा है आपका उसका वेरिएबल कॉस्ट है 2 लाख, और बोल रहा है हाउ मच शुड बी द कंट्रीब्यूशन मार्जिन इंक्रीज और डिक्रीज इफ वेरिएबल एक्सपेंसेस ड्रॉप बाय 30,000, तो ये अगर 170 हो गया तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होगा, रिपीट क्वेश्चन है फिर भी कर रहे हैं, 120 ये आएगा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन, 320 अगर सेम रख देंगे तो 150, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालो आप, ये आ रहा है 120 बाई 320 करके 37.5%, फिर 150 बाई 320 करके आ रहा है 46.875%, सो ये आ रहा है 9.375%। ओके, द टेक कंपनी हैज फिक्स कॉस्ट ऑफ 4 lakh and variable cost are 75%. To realize profit of 1 lakh from sale of 5 lakh units, what is the selling price per unit? करो, फिक्स कॉस्ट है 4 लाख, रियलाइज प्रॉफिट चाहिए हमको 1 लाख, तो टोटल कंट्रीब्यूशन चाहिए 5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 75% है तो पीवी रेशियो 25% होगा, तो ये कंट्रीब्यूशन और पीवी रेशियो से आपका सेल्स आ जाएगा 5 लाख बाय 25%, ये आ रहा है 50 लाख। करेक्ट, 5 लाख बाय 25% कितना होता है, 50 लाख नहीं होता है, कुछ और होता है, 20 लाख होता है, तो सेलिंग प्राइस आएगा 20 लाख बाई 5 लाख करके 4 रुपया। ये भी रिपीट है, रिपीट। ओके, P operates an ABC system to attribute its overhead cost to cost object. In its budget for year ending 31st March 2024, the company expected to place a total of 2895 orders for a total cost of 110,010. This activity and its related cost were budgeted to occur at a constant rate throughout the year, which is divided into 13 4-week periods. और अपने को पीरियड से कोई मतलब नहीं, अपने को ड्राइवर से मतलब है, मतलब 2895 ऑर्डर से मतलब है, ड्राइवर माने कॉस्ट ड्राइवर। During the 4-week period ended 30th June, and a total of 210 purchase orders were placed at a cost of 7650. The over recovery of these costs for the 4-week period are. So over recovery मतलब आपको टोटल कॉस्ट वेरिएंस बताना है, तो एक्चुअल कॉस्ट है 210 ऑर्डर्स का 7650, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या होगा वो निकालो। तो ये अगर आप देख रहे हैं 110,010 है, और वो कितना ऑर्डर्स का है, 2895 ऑर्डर्स का है, तो अब आउटपुट नहीं दिया हुआ है तो फॉर एक्चुअल ड्राइवर ही हम लोग कन्वर्ट करेंगे, जैसे एक वो समझा ना, आउटपुट इज इक्वल टू आवर्स समझ लेते हैं, वैसे यहाँ पर आउटपुट नहीं दिया हुआ हो तो हम लोग ये मान लेंगे कि एक्चुअल ड्राइवर के लिए हम लोग को चेंज करना है। डिवाइडेड बाय 2895 इंटू 210 कर रहे हैं तो 7980 आ रहा है, माइनस 7650 करेंगे तो 330 फेवरेबल आ रहा है, यानी ओवर रिकवरी हो रहा है। 7980 minus 7650 करके 330 favorable. Okay. Next, the information relating to direct material cost of a company is as follows. Standard price is 7.2, actual quantity purchased in units is 1600, standard quantity allowed for actual production is 1450, पर price variance दे रहा है तो actual price निकालना है, repeat है, answer same data है, 6.9 आएगा। आप अपने आप भी कर सकते हो, मैं छोड़ दे रहा हूँ। An assignment problem is solved to minimize the total time required to complete 3 jobs on 3 different machines such that each job is processed by exactly one machine and each machine processes exactly one job. तो ये assignment का जो condition है वो बता रहा है। The minimum total processing time is found to be 480 minutes. After a few days of operation, there has been a change in the design of second job. Due to this, the processing time of the second job is increased by 15 minutes in either of the machines. मतलब कहीं से भी कम होने का संभावना नहीं है। कोई एक में अगर कम हुआ होता तो हो सकता है हंगेरियन रूल अपने आप को एडजस्ट करके ऑप्टिमम सॉल्यूशन स्टिल 480 पे रख लेता, बट सब में बढ़ गया तो रिवाइज सॉल्यूशन 15 मिनट से बढ़ जाएगा, तो आंसर इज 495। ये भी रिपीट क्वेश्चन है।
कि वैल्यू ऑफ द गेम इज 0 देन द गेम इज नोन एज। हाँ, गुड क्वेश्चन। अब यहाँ पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो प्योर स्ट्रेटेजी है। ये मेरे हिसाब से प्योर स्ट्रेटेजी है मेरे हिसाब से, और ये ICMI बता रहा है। 7 का आंसर ICMI क्या दे रहा है? ए दे रहा है। तो जो इंस्टीट्यूट बोले वो करो तो शायद मार्क्स ज़्यादा मिलने का संभावना है, बट मेरे हिसाब से अप्रोप्रिएट वर्ड इज प्योर स्ट्रेटेजी। ओके, फेयर गेम या प्योर स्ट्रेटेजी, मेरे हिसाब से आप प्योर स्ट्रेटेजी को टिक करके आए तो ज़्यादा बेटर है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू प्रोड्यूस द फोर्थ यूनिट विथ 80% लर्निंग इफ फर्स्ट टुक 75? तो यूनिट्स में 1 2 4 और आवर पर यूनिट है यहाँ पर 75। 75 का 0.8 करेंगे 60, उसका 0.8 करेंगे तो 48। फिर टैब्लो इज अ दोनों, बोथ ए एंड बी, ये रिपीट है। विच इज नॉट अ प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ वैल्यू चेन, आंसर होगा इनबाउंड है, ऑपरेशन है, सर्विस है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेकेंडरी है, ये भी रिपीट है। फिर शैडो प्राइस ऑफ 10 रुपीज पर आवर का मीनिंग क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा 10 रुपया से अगर 1 आवर एक्स्ट्रा मिल गया तो इसका आंसर सी है। ये भी अभी ऊपर में भी बताया था, रिपीट है। GIT रिलेट्स टू टाइम मैनेजमेंट, इन्वेंट्री एंड प्रोडक्ट हैंडलिंग, डिलीवरी सिस्टम, नॉन ऑफ द अबव, ये भी रिपीट है। इन्वेंट्री एंड प्रोडक्ट हैंडलिंग, लेकिन अगर किया हुआ है तो एग्जाम में यही सब आ गया तो कितना ईजी हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ 15 में आपको 10 क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा जब बोलेंगे किया हुआ किया हुआ किया हुआ किया हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द कॉज ऑफ मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ये भी रिपीट है, बट फिर भी आप देखो अभी यहाँ पे रिपीट हुआ ऐसा जरूरी नहीं है। रिपीट है मतलब ICMI मैट का MCQ में आया होगा। चेंज इन क्वांटिटी ऑफ परचेज और अनइकोनॉमिकल साइज ऑफ परचेज ऑर्डर। ऑफ कोर्स अगर आपका परचेज ऑर्डर का साइज चेंज हो गया तो प्राइस वेरिएंस आ जाएगा। फेलियर टू टेक एडवांटेज ऑफ सीजन प्राइस तो प्राइस वेरिएंस आ जाएगा। चेंज इन बेसिक परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल तो भी प्राइस वेरिएंस आ जाएगा। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। BPR involves a radical redesign of core business processes to improve employee morale and retention, productivity, cycle time and quality, marketing and customer loyalty, organization hierarchy only। तो BPR का बेसिक जो नीड है वो इधर है, प्रोडक्टिविटी, साइकिल टाइम एंड क्वालिटी पे। एम्प्लॉय मोरल एंड रिटेंशन और मार्केटिंग और ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, तो ये आपके लिए नया हो सकता है। A limited plans to introduce a new product issuing the target cost approach. The projected sales revenue is 90 lakh, target cost are 64, what is the desired profit per unit? तो आंसर है 13 रुपया। ठीक है, तो 64 लाख, इससे आप यूनिट्स निकाल लीजिए 2 लाख, इससे आप कॉस्ट पर यूनिट निकाल लीजिए, आ जाएगा वो 64 लाख बाई 2 लाख करके 32, और 45 माइनस 32 करके आंसर आ जाएगा 13 रुपया। इजी। तो ये सेट 1 खत्म हो गया। आइए अब सेट 2 में आ जाइए, आप सेट 2 भी सीख लीजिए। क्या बोल रहा है? कंपनी हैज अ चॉइस अमॉन्ग 3 प्रोडक्ट्स A, B एंड C फॉर विच द फॉलोइंग एस्टिमेट्स आर अवेलेबल। तो XY आपको प्रोडक्ट A, B, C का प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटीज दिया हुआ है। विच प्रोडक्ट शुड बी अंडरटेकन बाय द कंपनी, जिससे ज्यादा हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगा। तो प्रोबेबिलिटीज मार्केट वाइज दिया हुआ है 0.7 0.3, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू सबका निकाल लेते हैं। तो 250 इंटू 0.7, 119 इंटू 0.3, सब ये जोड़ के आया 232। ऐसे ही सबका करो, 160 इंटू 0.7, 220 इंटू 0.3, 178, और 200 इंटू 0.7, 210 इंटू 0.3, 203। तो हाईएस्ट आ रहा है 232। तो अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट ए इज प्रेफर्ड। इसका आंसर है हाईएस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू। नेक्स्ट, द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ अ कंपनी इज 160, फिक्स कॉस्ट इज 48, पीवी रेशियो इज 30%। इतना रिपीट है, क्या बोले? तो जो नया मिला उसको देखो ना बस, बाकी तो कर पा रहे हो आप। A company has break even sales of 320 और वेरिएबल कॉस्ट इज 2 लाख, पीवी रेशियो कितना से इंक्रीज डिक्रीज होगा? अगर वेरिएबल कॉस्ट 30,000 से डिक्रीज हो गया तो 9.375 से इंक्रीज हो जाएगा। अभी अभी ऊपर में भी करके आए।
A operates an ABC system to attribute certain overhead cost to cost object in its budget for the year ending 31st March. The company expected to place 2895 for 110010. ये सेम क्वेश्चन अभी ऊपर में करके ही आए थे. इसका आंसर है 330 अगर ओवर रिकवरी ऑफ कॉस्ट का बात हो रहा है तो. Next, the information relating to direct material cost of a company is as follows. Standard price is 7.2, actual quantity purchase is 1600, standard quantity allowed is 1450, price variance on purchase is 480 favorable, actual price is 6.9. Repeat. Next, a firm is required to produce 3 items 1 to 3 from 3 vendors V1, V2, V3. Required to procure 3 items from 3 vendors, or the quoted price in rupees are given in the table below. Management policy clearly states that each item should be procured from only one vendor and each vendor should apply only one item. Minimum total cost of procurement is. इसका ऑप्शन कुछ गड़बड़ है ना, तो इसको आप हंगेरियन रूल से सॉल्व करके देखिए. आप पहले रो मिनिमाइजेशन करना पड़ेगा. बैलेंस्ड है, मतलब पहले तो चेक कर लो कि बैलेंस्ड है कि नहीं है. तो बैलेंस्ड है तो आपको कुछ चेंज नहीं करना. रो मिनिमाइजेशन करना है तो मिनिमम वैल्यू 110, तो ये 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 115, तो ये 0, ये 25 और ये भी 25, फिर यहाँ पे भी 125 है तो 0, 20 और 40. कॉलम मिनिमा करिए फिर. 0 0 0 सेम है, 0 15 10 फिर 0 5 20. अब लाइंस ड्रॉ करेंगे तो 2 लाइन नहीं हो गया तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. अनकवर्ड में सबसे छोटा है 5, उसको सब पे डालो. 5 0 0 0 10 0. अनकवर्ड का क्या ट्रीटमेंट होता है? अनकवर्ड का जंक्शन पे ऐड होता है, कवर्ड पे कुछ नहीं होता. और ये वाला लीस्ट वैल्यू सारे अनकवर्ड से माइनस होगा. तो ये 0, ये 5, ये 15. तो अब लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3. ऑप्टिमम आ गया तो बॉक्सिंग करना पड़ेगा. 5 0 0 0 10 0 0 5 15. सो अकेला 0 यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ पे दिखा, यहाँ पे दिखा तो ये कटा, फिर अकेला 0 इसमें दिखा तो ये कटा, फिर यहाँ पे बॉक्स हुआ. सो अकॉर्डिंगली व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 120 और ये 140 और ये 125. करेक्ट. 120 140 और 125. So answer is 120 140 125 385. ओके. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन रिपीट है. इसमें आपको इंटर अराइवल टाइम और प्रोबेबिलिटी दिया हुआ. आपको बोल रहा है यूजिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड टाइम बिटवीन द कस्टमर अराइवल्स. तो बस दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है तो आंसर आएगा 2.35. रिपीट है, मुझे आंसर भी याद है. Next, Anurag Limited, a manufacturing company, has developed a new product and just completed the manufacture of 16 units. चलो आप इसको अपने से ट्राई करो, देखो आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है. यू शुड ट्राई दिस योरसेल्फ फर्स्ट. तो यूनिट्स है 1 2 4 8 16. ठीक है, यूनिट्स है 1 2 4 8 16. आवर पर यूनिट हम लोगों का फर्स्ट यूनिट का दिया हुआ है 6. पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, आप अपने आप पढ़ो. पॉज कर दो, वीडियो को पॉज कर दो. जरूरी नहीं है कि आपको मेरे साथ साथ ही चलना है. 6 आ गया. फिर अपने को लर्निंग कर्व रेट ही पूछ रहा है तो 6 इंटू आर होगा, फिर 6 इंटू आर स्क्वायर होगा, फिर 6 इंटू आर क्यूब होगा, फिर 6 इंटू आर 4 होगा. और 16 यूनिट्स का टुगेदर टुक 62.9856 है. तो इसको इक्वेट करेंगे आप पर यूनिट जो आएगा उससे. तो डिवाइड बाई 16 से आप इसको इक्वेट करके आर का वैल्यू निकाल लीजिए. तो 6 इंटू आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू 62.9856 डिवाइडेड बाई 16. तो ये आ रहा है 3.9366. So
सो r to the power 4 is divided by 6 करके 0.6561, तो r का वैल्यू इज 2 बार रूट 0.9। इसका आंसर शायद रॉन्ग दिया हुआ है, 8 का आंसर बी दिया हुआ है, बट आ रहा है सी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, देखिए सॉरी इनकरेक्ट, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, खाली ऐसा नहीं कि सर जो बोल रहे हैं वही सुन रहे हैं, अपने से भी पढ़िए। इनकरेक्ट, मान लो मैं और आप मिलके सॉल्व कर रहे हैं, हाँ मेरा स्पीड थोड़ा सा ज्यादा है, बस आपसे यही फर्क है। अगर मैं आगे निकल रहा हूं तो आप मुझे पॉज कर दीजिए, यही तरीका है। Microsoft Excel is most popular among all the available, correct? Zoho Analytics is for financial data, correct? Visualization और reporting, correct? तो incorrect क्या है? None of the above, ये भी repeat question है। 4P का मतलब क्या है? People, Process, Problem and Preparation, ये भी अभी ऊपर में आया था। Higher actual hours repeat है, High Capacity Utilization आंसर होगा। JIT कब suitable नहीं है? ये होगा Batch Production। A standard costing system consists of following key elements: setting standard, comparing actual with standard, analyzing and reporting variance, तो all of the above, ये अभी ऊपर में भी आया था। Which of the following is not a secondary activity? Procurement, human resource, service, technology, ये भी अभी ऊपर में आया था, answer is service। A company has been producing 80,000 units and presently sells 20,000 at rupees 100 each. Demand is sensitive to price, 10-10 रुपया घटाओगे डिमांड डबल होगा, आंसर है इसका 60, हम लोग को याद हो गया। ओके तो इसके साथ दिसंबर 25 का सेट 2 भी हम लोग सॉल्व कर लिए। चलिए आइए सॉल्व करते हैं अभी SCM का प्रैक्टिस टेस्ट पेपर फॉर जून 26। अभी मैं सिर्फ MCQ पार्ट कराने वाला हूं। You are given the following estimates for next year budgeted sales of a single product produced by SEC Limited. Selling price is 12, probability for sales demand are as follows, units and probability दिया हुआ है, calculate value of sales for the period। तो प्रोबेबिलिटी से और यूनिट्स से आप एक्सपेक्टेड यूनिट्स पहले निकाल लीजिए, वो होगा 3200 इंटू 0.5, 4000 इंटू 0.3, 5000 इंटू 0.2, तीनों मिला के आ गया एक्सपेक्टेड यूनिट्स 3800। सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ सेल्स क्या होगा 3800 इंटू 12, तो ये आ रहा है 45,600। ओके Next, Surya Limited, a manufacturing company, has a break-even point when sales are 12 lakh. Sales है हम लोग का break-even का 12 lakh. Fixed costs are 4,80,000. Okay, margin of safety and sales of the company are 40% and 5 lakh unit respectively. What will be the price? Answer 4 रुपये आना है, बट फिर भी मैं कराता हूँ। ब्रेक इवन सेल्स होगा 60%, अगर ब्रेक इवन सेल्स 12 लाख है which is equal to 60% of sales, तो सेल्स क्या होगा 12 लाख बाय 60%, 12 लाख बाय 60% करोगे तो कितना आएगा 20 लाख। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होगा 20 लाख बाय 5 लाख, 4 रुपीज। PV ratio of a company dealing in electrical equipment is 50% and margin of safety is 20%. Break even point of the firm at sales volume of 50 lakh will be, अगर margin of safety 20 है तो break even sales 80 है, तो 80% ऑफ सेल्स अगर आप करोगे तो सेल्स है 50 लाख, तो ये आ रहा है 40 लाख। ठीक है, तो 80% ऑफ 50 लाख करने से आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आप अपने से ट्राई करो, मेरे से कॉम्पीट करो, मेरे को पॉज कर दो जगह जगह आपको जहां लगे, बट ये नहीं कि मेरा कॉपी कर रहे हो। Company uses traditional standard costing system. Inspection and setup cost are actually 1760 against a budget of 2000. ABC system is being implemented and accordingly number of batches is identified as the cost driver for inspection and setup. Budgeted production is 10,000 units in batches of 1000 units, whereas actually 9,000 units were produced in 11 batches. तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या दिया हुआ, ठीक से देखो। इंस्पेक्शन एंड सेटअप कॉस्ट आर एक्चुअली 1760, बजटेड कॉस्ट बोल रहा है 2000 है,
ABC system is being implemented and accordingly the number of batches is identified as the cost driver for inspection and setup. The budgeted production is 10,000 units in batches of 1000 units. ये क्या बोल रहा है? Number of batches cost driver है, budgeted production is 10,000 units in batches of 1000 units. Whereas actually 9,000 units were produced in 11 batches. Actual में बोल रहा है 9,000 units बनाया हमने, कितना batches यूज किया? 11. ठीक है, तो ये एक्चुअल कॉस्ट दिया हुआ है 1760. अब क्वेश्चन में बोल रहा है कॉस्ट पर बैच अंडर एबीसी सिस्टम. कॉस्ट पर बैच निकालने बोल रहा है, बस मात्र यही बात बोल रहा है कि कॉस्ट पर बैच निकाल दो. तो कॉस्ट पर बैच के लिए टोटल नंबर ऑफ बैचेस चाहिए और बजटेड कॉस्ट चाहिए. तो नंबर ऑफ बैचेस यहाँ पे कितने बोल रहे हैं? 10,000 यूनिट्स बनाया आपने और उसका अगर 1000 यूनिट का एक बैच था तो नंबर ऑफ बैचेस 10 हो गए. तो कॉस्ट पर बैच क्या आएगा? इन दोनों को डिवाइड करके 200 रुपया पर बैच. आंसर आ गया 200 रुपया. ये भी रिपीट क्वेश्चन है 100%. फिर देखो ये वाला फिक्स 6000 4000 आंसर याद होगा. 100 एडवर्स 200 फेवरेबल. बट एग्जाम में ऐसे नहीं करना, क्योंकि क्या पता कोई फिगर चेंज कर दिया हो, आपको पता नहीं है. अभी आपने याद है बोल के चला दिया, बट एग्जाम में ऐसा मत करना, क्योंकि कोई भी एक नंबर चेंज हो गया तो उसका इम्पैक्ट आ जाएगा आपके आंसर पे. ये वाला अभी ऊपर में ही अपने करके आए थे, इसका आंसर 385 है. कहाँ पे करके आए थे? ये पूरा आपको हंगेरियन रूल से सॉल्व करना है. ये देखिए 385 है ना, सॉल्व किया था हमने. किस में सॉल्व किया था सर? दिसंबर 25 का सेट 2 में. नेक्स्ट वैल्यू ऑफ गेम का क्वेश्चन आया, चलिए करते हैं. तो प्लेयर ए प्लेयर बी दिया हुआ है. प्लेयर ए मैक्सिमाइजिंग प्लेयर है, वो मैक्सिमिन से खेलेगा. तो मिनिमम वैल्यू 4, मिनिमम वैल्यू 10, इसमें से मैक्स क्या है? 4. और ये मिनी मैक्स खेलेगा, तो इसका मैक्स आ रहा है लॉस 10, 4 आ रहा है यहाँ पे, मैक्स लॉस आ रहा है 10, उसमें से मिन लेगा 4. तो वैल्यू ऑफ गेम क्या होगा हिसाब से? कुछ लोग बोलते हैं 4 और -4 जोड़ के तो 0 होना चाहिए, बट एक्चुअली हम लोग का आंसर वैसे बताया नहीं जाता है. एमसीक्यू लेवल पे 4 ही बताया जाता है, ध्यान रखना, ये गड़बड़ नहीं कर देना आप. RSP Limited manufactures a product whose time for the first unit is 1000 hours and it experience a learning curve of 80%. What is the total time for 5 to 8? हो जाएगा. Units 1 2 4 8. टाइम पर यूनिट क्या है? 1000, 800, 640, 512. इन दोनों का डिफरेंस है क्या आएगा? 512 इंटू 8, 640 इंटू 4, तो ये आ रहा है 1536. इन दोनों का डिफरेंस मतलब कैसे? 512 इंटू 8 माइनस 640 इंटू 4. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो ये लाइन आपको डेटा एनालिटिक्स में मिल जाएगा कि पर्पस ऑफ डेटा एनालिटिक्स के लिए ETL टूल इज सेम एज दैट ऑफ ELT टूल. रिपीट क्वेश्चन है. Which of the following is not a secondary activity of value chain? Answer is service. Repeat question है, not a secondary activity. An increase in selling price per unit will cause a decrease in number of units required to break even. Selling price बढ़ेगा तो break even का units घटेगा, ये सही है. क्यों? क्योंकि contribution per unit बढ़ जाएगा. An increase in contribution margin, हाँ ये भी होगा. An increase in margin of safety, क्योंकि आपका contribution बढ़ेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस बढ़ेगा तो सेल्स बढ़ जाएगा, सेल्स बढ़ जाएगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ जाएगा. तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. अच्छा क्वेश्चन था. तो ये अभी यूनिक लगा मेरे को. जो जो मेरे को यूनिक लगता है मैं सर्कल कर देता हूँ, जिससे कि आप उसका लिस्ट बना लें और डे बिफोर एग्जाम एक बार और देख लें, और अभी भी ये सेशन खत्म होने के बाद एक बार और देख लें. नेक्स्ट, Kanban Japanese system under JIT ensures that continuous supply of inventory, minimum and maximum level of stock, inventory valuation, all of the above. इसका आंसर है continuous supply. ये भी रिपीट है. Standard cost and budgeted cost are interrelated but not interdependent. Which of the following is not a term used in value analysis? Answer is resale value. फिर SKC Limited, a manufacturer of component for ABC, has capacity to produce 4 lakh units.
मार्केट इज सेंसिटिव टू सेलिंग प्राइस। 1 लाख यूनिट है, उसका प्राइस 5,000 है, चलो फिगर तो चेंज किया। हर 500 रुपया बढ़ाने पर डिमांड, हर पर 5 रुपया घटाने पर डिमांड डबल हो जाएगा। तो 1 लाख का 2 लाख हुआ, 2 लाख का 4 लाख हुआ। ये 500 घटाया तो डिमांड 1 लाख का 2 लाख हो गया। बोला ना डिमांड वुड डबल फॉर ईच 500 पर यूनिट फॉल इन प्राइस। तो 1 लाख का 2 लाख हो गया, फिर 2 लाख का 4 लाख हो गया। करेक्ट। तो उसके हिसाब से आप बोल सकते हैं कि ये हमारा टारगेट प्राइस आ गया, उसका टारगेट प्रॉफिट 25% है तो 75% कॉस्ट है, तो आंसर आएगा 3,000। हो गया। खुद से करने से 1-2 क्वेश्चन में आपको जोर लगाना पड़ेगा, बट बाकी आपसे हो जाएगा। ये पूरा इस सारे इतने सारे क्वेश्चंस को करने के बाद एक निचोड़ निकलता है, और वो रियलाइजेशन, परम ज्ञान उसी को हो सकता है जो इतना कष्ट पाके यहाँ तक पहुंचा है, जिसमें इतना धैर्य है, जिसमें इतना पेशेंस है। अगर वो नहीं कर सकता तो उसको लगेगा पता नहीं क्या आने वाला, पता नहीं कौन क्या पढ़ा रहा है, ऐसा ऐसा लगेगा। और जब इतना आप कर लेते हो तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है यही आने वाला है। बट पॉइंट है कि यही क्या आने वाला है कि नहीं आने वाला है, अब इसका फैसला एग्जैक्टली तभी आपको पता चलेगा जब आप पास्ट पेपर्स का एमसीक्यू करेंगे। अब इतना सारा एमसीक्यू जो आपने किया, ये आपका प्रैक्टिस ग्राउंड था। यहां पे आपने पसीना बहाया और समय दिया। इतना समय और पसीना बहाकर हमें क्या मिला? हमें एक एक्सपीरियंस मिला, एक कॉन्फिडेंस मिला कि कितना सारा रिपीट हो रहा है और क्या क्या चीज में क्या क्या है। आपका मेमोरी में अपने आप बैंक बन चुका है एमसीक्यूज का, इतना सारा एमसीक्यूज का। आपने जो जो सर्कल किया उसको एक बार नोट करके वापस रिवाइज करें, और अब नेक्स्ट लेवल का रिहर्सल चेक करें, जहां पर पास्ट पेपर्स में जो एमसीक्यू आया है वो आप कर पा रहे कि नहीं, उस पे फोकस करें, और वो पूरा का पूरा अपने आप करें, तब जाकर फिर मेरे साथ मैच करें। अगर आप सीधा मेरे साथ मैच करोगे तो आपको एहसास नहीं होगा कि आपने वाकई में सीखा है कि नहीं सीखा। ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आगे का जो एमसीक्यू होगा वो पास्ट पेपर्स का होगा। तो पास्ट पेपर्स का एमसीक्यूज आप अपने से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये आपको खुद देखना है। ठीक है। उसको छापना नहीं है, उसको ऐसे नहीं कि मेरे साथ साथ करो, पहले अपने से करो, कितना देर में कर पा रहे हो वो भी देखो, फिर आपको जहां जरूरत लगे वही मेरा वीडियो देखो। और अगर मन नहीं लग रहा, घर में माहौल खराब है, बैठा नहीं जा रहा, तो फिर वीडियो चालू करके स्टार्ट कर लो। बट उसमें भी सुनते सुनते कोशिश करके अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ करना है। अपना दिमाग को कोई और चीज़ में लगा दिया, मोबाइल में लगा दिया, और नाम के लिए खाली आंसर टिक मार रहे हो या आंसर देख के लिख ले रहे हो, वो वैल्यू नहीं देगा। ध्यान रहेगा। चलिए आइए